तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का एपिसोड 891 से 910 एपिसोड गलती से हमारे दूसरे चैनल एके पॉडकास्ट FM 2.0 पर अपलोड हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि इस एपिसोड को सुनने से पहले आप लोग हमारे दूसरे चैनल पे चले जाएं। वहाँ पर स्टोरी अपलोड हो गया है और आप लोग उस एपिसोड को सुनने के बाद इस एपिसोड को सुने। ओके, थैंक यू। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डोंग शुलान का चेहरा स्याह पड़ गया। अगर तुम लोग यूं ही बकवास करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मिस डोंग, मुझे नहीं लगता कि आप पुलिस को बुलाएंगी। आने वाला व्यक्ति 20वें दशक का एक युवक था। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के साथ वह बहुत ही सौम्य और शालीन एलिगेंट लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्दों ने डोंग शुलान को चौंका दिया। इसके अलावा हम इस बार कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बस एक पुरानी कहानी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। डोंग शुलान ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे अभी भी किराने का सामान ग्रोसरी लेने जाना है। आदमी हंसा। मिस डोंग, आपको सच में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही सच्चे इरादे ईमानदारी से यहाँ आए हैं। ये कहते हुए उसने एक डिब्बा बॉक्स निकाला। जब उसने इसे खोला तो डिब्बे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सोने का हार नेकलेस था। उस चमचमाते हार ने तुरंत डोंग शुलान की आंखें चौंधिया दीं। उसने अपनी ललचाई हुई नज़रों को वापस खींचा और उसे सतर्कता सावधानी से देखा। मुझे सच में नहीं पता मिस डोंग, बात पुरानी हो चुकी है और हम इसका कोई तमाशा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। डोंग शुलान ने अभी भी अपने दांत पीसे और इनकार कर दिया। मैंने सुना है कि मिस्टर लिन शिन्युवान कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर डोंग शुलान का चेहरा बदल गया। तुम क्या चाहते हो? मिस्टर लिन अपने काम में बहुत अच्छे हैं और एक बेहतर पद पोजीशन के लिए एकदम सही हैं, है ना? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंग शुलान का चेहरा सुन्न पड़ गया। यह आदमी पूरी तैयारी के साथ आया था। एक पल की गतिरोध चुप्पी के बाद डोंग शुलान ने फिर से अपने दांत पीसे। तुम्हें वादा करना होगा कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगी उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे और हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करोगे। चिंता मत करो, ये पक्का है। आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गहनों के उस डिब्बे को उसकी ओर खिसका दिया। डोंग शुलान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को हार छूने से रोका और फिर धीरे धीरे अतीत की वह कहानी बताने लगी। उस समय मुझे पता चला था कि मैं मां नहीं बन सकती और मुझे लगभग तलाक लेना पड़ रहा था। इसलिए मैं एक बच्चा खरीदना चाहती थी। मेरी मुलाकात एनसिटी के एक अस्पताल में एक महिला से हुई। उस महिला ने कहा कि वह मुझे एक बच्चा खरीदने में मदद कर सकती है। क्या आपको याद है कि वह व्यक्ति कैसी दिखती थी या वह कौन थी? मुझे याद है, मैंने उसकी एक तस्वीर स्केच बनाई थी। डोंग शुलान की बातों से उस आदमी की आंखें चमक उठीं। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उठकर वह ड्राइंग ले आए। ये कहना ही होगा कि डोंग शुलान के चित्र बनाने ड्राइंग के कौशल बहुत अच्छे थे और उस महिला का रूप रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह अपने 40वें दशक की एक महिला थी जिसका रूप रंग बहुत ही साधारण और सामान्य था और 18 साल बाद अब तक उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ गया होगा। हालांकि इस ड्राइंग के साथ ढूंढने के कई चरण कदम कम हो सकते थे। आदमी ने उस तस्वीर की एक फ़ोटो खींची और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, हमें जो चाहिए था वह मिल गया है, तो अब हम चलेंगे। अगर कुछ और हुआ तो हम वापस आकर पूछ लेंगे। डोंग शुलान के मुंह के कोने बेमन अनिच्छा से फड़के। उसे दोबारा कौन देखना चाहेगा? हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही आदमी जाने वाला था, दरवाज़ा खुला और एक किशोर टीनेजर लड़की अंदर आई। आंटी लान, ये कौन है? वह युवती डोंग शुलान के वर्तमान पति की बेटी थी। उसका नाम मेंग सुशान था। वह निशा शर्मा से केवल 1 साल छोटी थी और वह काफ़ी सुंदर थी। घर में मौजूद उस युवा व्यक्ति को देखकर, जो कि काफ़ी आकर्षक हैंडसम था, वह तुरंत उत्सुक हो गई। ओह, वह मेरे एक दोस्त का बेटा है जो यहाँ काम से आया था और मुझसे मिलने के लिए रुक गया। वह अब जा रहा है। अभी जा रहे हैं? मेंग सुशान ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। हाँ, मुझे अभी कुछ काम है और मुझे जाना होगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और लंबे कदम भरते हुए बाहर निकल गया। उस आदमी को जाते हुए देखकर मेंग सुशान थोड़ी निराश थी। हालांकि वह फिर से डोंग शुलान के पास आए। आंटी लान, वह हैंडसम आकर्षक आदमी कहाँ से है? वह बहुत प्यारा क्यूट लग रहा है। उसने ये भी गौर किया था कि उस आदमी ने बहुत महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। डोंग शुलान ने मेंग सुशान की ओर देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वह एक्स सिटी से है जो हमसे बहुत दूर है। एक्स सिटी और जी सिटी एक दूसरे से बहुत दूर थे।
एक दक्षिण में था और एक उत्तर में, और फ्लाइट हवाई जहाज से जाने में कई घंटे लगते थे, इसलिए मेंग सुशांत थोड़ी निराश हो गई। हालांकि वह जल्द ही फिर से चहक उठी, उत्साहित हो गई। वह क्या करता है? क्या वह जी सिटी में काम कर रहा है? जी सिटी का पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी विकास हुआ था, इसलिए यहाँ कई अमीर लोग रहते थे और बहुत से लोग यहाँ काम करने आते थे। धीरे धीरे वे यहीं रुककर बस जाते थे। अगर यह हैंडसम लड़का यहाँ रुकता है तो उसे उसके साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, डोंग शुलान ने अपना सिर हिलाया। उसकी इतनी सब पूछने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ ना पता हो? मेंग सुशान ने उसे एक अप्रिय बुरी नज़र से देखा। छोड़ो, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। वह सीधी खड़ी हुई। ओह हाँ, मैं कल एसवाई एंटरटेनमेंट कंपनी जा रही हूँ। एसवाई कंपनी? डोंग शुलान उलझन में लग रही थी। ये किस तरह की कंपनी है? तुम वहाँ क्या करोगी? वह अगले सेमेस्टर में हाई स्कूल के दूसरे साल जूनियर में ही तो जाने वाली थी और वह काम करने जा रही थी। एसवाई एक एंटरटेनमेंट ब्रोकरेज मनोरंजन कंपनी है। मैं एक ट्रेनी बनने जा रही हूँ। मैं एक स्टार बनूंगी। एक स्टार? डोंग शुलान की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम एक स्टार बनना चाहती हो? हाँ, मेंग सुशान ने अपना सिर हिलाया। वह बहुत आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, अगर मैं स्टार नहीं बनी तो यह मेरी सुंदरता की बर्बादी होगी। उसका चेहरा खूबसूरत था और उसका फिगर बनावट बहुत अच्छा था। स्टार न बनना सच में बर्बादी थी। लेकिन आपको ऐतराज जताने, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगी तो भी यह बेकार ही होगा। मेंग सुशान ने उसकी ओर देखा। मैं निश्चित रूप से एक स्टार बनने जा रही हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ। डोंग शुलान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। स्टार बनना तो अच्छी बात है। बाकी किसी भी चीज़ की परवाह न करें तो भी वे ज़्यादा पैसे तो कमा ही रहे होंगे। आपको भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार आइडिया है? मेंग सुशान तुरंत उत्साहित हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, एक स्टार होना कितना अच्छा है। एक स्टार होना, पैसे कमाना और इतने सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाना अन्य नौकरियों कामों से कहीं बेहतर था। वह इस बारे में जितना सोचती उतनी ही उत्साहित हो जाती और मेंग सुशान से अगले दिन तक का इंतजार नहीं हो रहा था। अपनी सौतेली बेटी को इतना खुश देखकर डोंग शुलान खुद को उस दिन का इंतजार करने से नहीं रोक पाई जब वह सफल कामयाब होगी। मेंग सुशान सच में एक खूबसूरत लड़की थी। हालांकि वह निशा शर्मा जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह उससे ज़्यादा पीछे भी नहीं थी। जब वह एक स्टार बन जाएगी तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे कमाएगी। इस बारे में सोचकर डोंग शुलान भी उत्साहित हो गई। अगर वह निशा शर्मा से कोई फ़ायदा पर्क्स नहीं उठा सकी तो क्या वह मेंग सुशान से फ़ायदे नहीं उठा सकती थी? हालांकि वे एक दूसरे के बहुत करीब नहीं थे, लेकिन आखिरकार वे एक परिवार थे और वह मेंग सुशान की सफलता कामयाबी से फ़ायदा उठा सकती थी। इसलिए माँ और बेटी ने बड़े उत्साह के साथ अगले दिन के इंटरव्यू साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन मेंग सुशान ने वास्तव में इंटरव्यू पास कर लिया। मेंग सुशान ने सोचा था कि ऑडिशन पास करने के तुरंत बाद वह एक स्टार बन जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक ट्रेनी प्रशिक्षु के रूप में कम 1 साल की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। वह बहुत उलझन में थी, क्या वह तुरंत एक स्टार नहीं बनने वाली थी? इसमें इतना समय क्यों लग रहा था? उसकी इस उलझन को देखकर हर कोई हंस पड़ा। अगर स्टार बनना इतना ही आसान होता तो वे यहाँ इतनी कड़ी मेहनत प्रैक्टिस क्यों कर रहे होते? मेंग सुशान खूबसूरत तो थी, लेकिन वह बहुत भोली नासमझ थी। इसके अलावा क्या उसने यहाँ आने पर स्थिति की जांच पता नहीं की थी? आजकल कोई इतनी आसानी से डेब्यू शुरुआत कैसे कर सकता था? जब तक कि आप इतने खुशकिस्मत न हों कि आपके पास कोई सही गॉडफादर, मददगार या आपकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति हो, तब तक आपको कड़ी ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। ये सब जानकर मेंग सुशान हक्की बक्की दंग रह गई, लेकिन वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और जल्द ही एक स्टार बनने की उम्मीद में ट्रेनिंग का पालन कर सकती थी। निशा शर्मा को नहीं पता था कि डोंग शुलान ने किस तरह की मुसीबत खड़ी की थी। रिश्ता तोड़ने वाला पत्र सेवेरेंस लेटर मिलने के बाद से उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। जब तक वे उसे उकसाने, परेशान करने नहीं आते, उसे उनसे कोई समस्या नहीं थी। जहां तक मेंग सुशान की बात थी, वह लड़की उसकी चिंता का विषय नहीं थी। उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। बर्थडे पार्टी के बाद निशा शर्मा को एक म्यूजिक वीडियो शूट करना था और एक नया गाना भी रिकॉर्ड करना था, जिसकी वजह से वह बहुत व्यस्त हो गई थी। जो कुछ गाने पहले आए थे उनके लिए अभी भी एमवी की ज़रूरत थी। एक एमवी के कई अलग अलग प्रारूप फॉर्मेट होते हैं। एक तरह का वीडियो गायिका सिंगर द्वारा खुद बनाया जाता था, जिसमें वह खुद ही गाना गाती, डांस करती और एक्टिंग करती थी। दूसरे तरह के वीडियो में अन्य कलाकारों को एक कहानी के रूप में गाने को शूट करने के लिए लिया जाता था, जिसमें सिंगर केवल एक कैमियो छोटा सा रोल करती थी। निशा शर्मा ने दूसरों से शूटिंग करवाने का विकल्प चुना। ये दूसरों के लिए काम करने और खुद को सामने लाने, एक्सपोजर पाने का भी एक मौका था।
फैंस उसके पास गाने सुनने और म्यूजिक वीडियो देखने आते थे और फिर वे म्यूजिक वीडियो के जरिए नए कलाकारों को भी जान पाते थे। कई कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत में दूसरे कलाकारों के म्यूजिक वीडियो में काम किया था। ये भी एक तरह का अनुभव एक्सपीरियंस था। चूंकि अब निशा शर्मा एसवाई की बॉस लेडी थी, इसलिए उसे अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाने में भी मदद करनी थी। हालांकि वह पूरी तरह से एक प्रॉपर सीनियर नहीं थी, इसलिए उसने शूट करने के लिए कंपनी में ही किसी को ढूंढने का फैसला किया। ट्रेनीज प्रशिक्षु ये जानकर बहुत उत्साहित थे कि उनके पास म्यूजिक वीडियो के लिए चुने जाने और स्क्रीन पर दिखाई देने का मौका है। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्हें दूसरे डायरेक्टर्स, निर्देशकों की नज़र में आने और अन्य प्रोजेक्ट्स को शूट करने का मौका भी मिल सकता था। जब तक कैमरे पर दिखाई देने का मौका था, तब तक संभावनाएं भी थीं। इसलिए कंपनी के सभी ट्रेनीज बहुत बेचैन उत्साहित थे। निशा शर्मा ने अपने खुद के बैकग्राउंड अतीत पर ध्यान बनाए रखते हुए अपना ध्यान फिल्मिंग शूटिंग पर लगाया। केयाओ यानेजू ने किसी को डोंग शुलान के पास पिछली स्थिति अतीत के बारे में पूछने के लिए भेजा था और अब जांच इन्वेस्टिगेशन जारी थी। ऐसी उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। इस बात ने उसे थोड़ा आशंकित, चिंतित और घबराया हुआ महसूस कराया। जब वह घबराहट के साथ जानकारी खबर का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक एक खबर आई। जिया किंगहान अचानक एक इवेंट के दौरान बेहोश हो गई थी और तब से उसे होश नहीं आया था। इस खबर ने तुरंत ही हंगामा, खलबली मचा दिया। क्या हुआ? निशा शर्मा को जिया किंगहान की हालत की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बाकी सभी के साथ जिया किंगहान को देखने के लिए गई। आखिरकार वे सहकर्मी कलीग्स थे। हालांकि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में थोड़ी चिंता जताना अच्छा था। जब वे अस्पताल के वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने बाई मिक्सू को पहरा देते खड़े हुए देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ, थका हुआ था। चांग कियानजी भी वहां थी और उसका चेहरा भी खुश नहीं लग रहा था। जिया किंगहान अचानक कोमा में चली गई थी, जिसने उन सभी को डरा दिया था। डॉक्टर ने लंबे समय तक जांच की, लेकिन जिया किंगहान के साथ कोई समस्या नहीं मिली। यही सबसे बड़ी समस्या थी। निशा शर्मा ने देखा कि जिया किंगक्सुन भी वहीं था और उसके चेहरे पर बहुत ही जटिल, उलझे हुए भाव थे। जिया किंगक्सुन की भावनाएं, फीलिंग्स जटिल क्यों नहीं होती? वह जिया किंगहान और बाई मिक्सू के बाल परीक्षण, डीएनए टेस्ट के लिए वापस ले गया था और उसे पता चला कि वे दोनों वास्तव में माँ और बेटी थीं। नतीजे मिलने के बाद उसने सोचा कि सच्चाई कैसे बताई जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जिया किंगहान बेहोश हो गई। जब वह कोमा में थी तो वह कुछ कैसे कह सकता था? वह अपनी मां को यह कैसे बता सकता था कि वे दुखी न हों क्योंकि जिया किंगहान उनकी असली बेटी नहीं थी? जिया किंगक्सुन ऐसी बात नहीं कह सकता था। आखिरकार वह कई सालों से जिया किंगहान का भाई रहा था और इतना बेरहम नहीं हो सकता था। अब जब वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी थी तो उसका दिल कुछ और कहने को नहीं माना, उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह केवल उसके होश में आने तक का इंतजार कर सकता था। इसलिए जब निशा शर्मा वहां आई तो उसने उन सभी को बहुत ज्यादा चिंतित और परवाह करते हुए देखा। निशा शर्मा ने उनका अभिवादन किया और फिर जिया किंगहान के बिस्तर के पास चली गई। बाई मिक्सू के पास निशा शर्मा पर ताना मारने का समय नहीं था। वह चिंतित आंखों से बस जिया किंगहान को घूर रही थी। निशा शर्मा बिस्तर के पास गई और जिया किंगहान का चेहरा देखने के बाद उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उस पर एक परजीवी वशीकरण, काला जादू, पैरासाइट कंपल्शन का असर था। जिया किंगहान बिस्तर पर शांति से सो रही थी। वह शांत लग रही थी, मानो वह सच में सो रही हो, और दर्द का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने उसकी जांच की थी और कहा था कि उसे कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं है, इसलिए ये कहा जाना चाहिए कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि ये केवल एक सतही बाहरी स्थिति थी। अगर वह ऐसे ही सोती रही तो उसके शरीर के अंग कामकाज धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे और अंत में वह एक वेजिटेबल, जीवित लाश बन जाएगी। इस बात ने सभी को उलझन में डाल दिया था। वह अचानक ऐसे कैसे सो सकती थी? इससे पहले कोई संकेत, लक्षण भी तो नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी और थककर चूर हो गई थी? हालांकि ग्रुप के बाकी सदस्य उससे भी ज्यादा व्यस्त है, किसी और के साथ ऐसा हादसा क्यों नहीं हुआ? सभी के सवालों का सामना करते हुए डॉक्टर बहुत परेशान था। वे बस इसका कारण ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। हर तरह के टेस्ट किए जा चुके थे, लेकिन उन्हें एक भी समस्या नहीं मिल पा रही थी। इस स्थिति ने सभी को असहाय, बेबस कर दिया था। क्या ये कोई श्राप हो सकता है? बेशक ये केवल एक अनुमान था। केवल निशा शर्मा ही जानती थी कि जिया किंगहान पर एक परजीवी वशीकरण, काला जादू का असर था। उसकी आंखें दूसरों की तुलना में ज्यादा तेज थीं और स्पिरिचुअल हॉट वाइन पीने के बाद उसकी ताकत और भी बेहतर हो गई थी, इसलिए वह बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इसलिए वह देख सकती थी कि जिया किंगहान के चेहरे पर कभी कभी एक काली रेखा चमकती उभरती थी।
यहाँ तक कि अगर दूसरे लोग जिया किंगहान को घूरते भी तो उन्हें लगता कि उनकी आंखें धुंधला रही हैं। आखिरकार वह काली रेखा बहुत तेजी से गुजर जाती थी। निशा शर्मा को हालांकि पूरा यकीन था कि जिया किंगहान पर परजीवी वशीकरण का असर है, लेकिन उस पर यह परजीवी वशीकरण कैसे हुआ? निशा शर्मा जिया किंगहान को शर्मिंदा बेइज्जत करना चाहती थी, लेकिन अब वह अचानक एक परजीवी वशीकरण से बीमार हो गई थी। जिया किंगहान के इस वशीकरण को दूर करने में मदद करने का उसका कोई इरादा मंद नहीं था। भले ही वह ऐसा करना भी चाहती तो भी दूसरे लोग इस डर से राजी नहीं होते कि वह उसे और ज्यादा बीमार कर देगी। इसके अलावा जिया किंगहान को इस तरह बेसुध पड़े हुए देखना बिना कोई मुसीबत खड़ी किए काफी अच्छा था। बाई मिक्सू को देखकर जो चिंतित थी और जिसने अपना काम टाल दिया था, वह अपनी बाहें उठाए बिना नहीं रह सकी। बाई मिक्सू को सच में जिया किंगहान की बहुत परवाह थी। वह उसकी मां कहलाने के लायक थी। आप लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खुद को इतना मत थकाए, वरना किंगहान निश्चित रूप से खुश नहीं होगी। निशा शर्मा ने कुछ शिष्टाचार औपचारिकता वाले शब्द कहे और जल्दी से वहां से चली गई। निशा शर्मा की जाती हुई पीठ को देखकर जिया किंगक्सुन चिया किंगजून थोड़ा उलझन में था। उसे लग रहा था जैसे वह कुछ जानती थी। उसे यह मानना ही पड़ा कि निशा शर्मा और जिया किंगहान में सच में कुछ समानताएं थीं। हालांकि निशा शर्मा जिया किंगहान की तुलना में कहीं ज्यादा नाजुक और सुंदर दिखती थी। उसने इस बारे में सोचा, फिर बाई मिक्सू की ओर देखा। आंटी सू, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हम यहाँ हैं, सब ठीक रहेगा, उसने बाई मिक्सू से कहा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। बाई मिक्सू ने थोड़ी थकावट के साथ अपना सिर हिलाया। जिया किंगक्सुन का चेहरा उतर गंभीर हो गया। बेहतर होगा कि आप वापस जाकर आराम करें, आप यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा हम उसका परिवार हैं, हम उसका ख्याल रख लेंगे। बाई मिक्सू ने त्योरी चढ़ाई। उसे लगा कि इन शब्दों में कुछ तो राज गहराई है। कोई जरूरत नहीं, बेहतर होगा कि आप वापस चली जाएं। जिया किंगक्सुन ने उसे घूरते हुए कहा। अगर आप यहाँ रुकी तो लोग गलत समझेंगे। गलत समझेंगे? क्या गलत समझेंगे? बाई मिक्सू उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंखें मिलने के बाद उसका दिल जोर से धड़का और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद वह खड़ी हुई और मुस्कुराई। ठीक है, फिर मैं वापस जाकर आराम करती हूँ। ठीक है। जब बाई मिक्सू बाहर निकली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या जिया किंगक्सुन जान गया था? उसकी आंखों के भाव बहुत अजीब थे, मानो वह पहले से ही कोई राज जानता हो। हालांकि जिया किंगक्सुन जानता था या नहीं, उसे सबसे पहले जिया किंगहान को होश में लाना था। वह आखिरी व्यक्ति जिसके पास उसने मदद के लिए जाने का फैसला किया, वह जू झेंग था। शुरुआत में उसका और जू झेंग का अफेयर चक्कर था। इसी अफेयर की वजह से वह लियू मैनहोंग द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गई थी और लगभग बेइज्जती से मर ही गई थी। बाई मिक्सू और जू झेंगल लगभग 10 साल पहले मिले थे। उस समय वह यू लानिक्सियांग द्वारा परिचय कराए जाने के बाद जू झेंग से मिली थी। उस समय जू झेंग एक हैंडसम आकर्षक आदमी था। हालांकि वह एकदम परफेक्ट सर्वगुण संपन्न नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी अच्छा दिखता था। 10 साल बीतने के बाद जू झेंग अब एक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। उसके गंजेपन और बियर बेली निकले हुए पेट दोनों ने बाई मिक्सू को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शानदार आकर्षक युवा आदमी ऐसा बन जाएगा। अगर जू झेंग उस समय ऐसा दिखता तो वह उसके साथ कभी नहीं रह पाती। आखिरकार वह रूप रंग लुक्स पर मरती थी। हालांकि वह सब अतीत की बात थी और अब वह जू झेंग के साथ नहीं रहेगी। वह बस चाहती थी कि जू झेंग उस पर एक एहसान करे, उसकी मदद करे। जिया किंगहान के 2 दिनों तक होश में न आने के बाद वह आखिरकार और इंतजार नहीं कर सकी। दूसरों के विपरीत उसके दिल में कुछ और ही शक संदेह था। आखिरकार उसने पहले भी अलग अलग अजीब चीज़ों का अनुभव किया था। अब उसकी खुद की बेटी इस तरह बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी किस्मत भविष्य का कुछ अता पता नहीं था। वह इंतजार करना कैसे जारी रख सकती थी? अगर पारंपरिक सामान्य चिकित्सा विधियों से काम नहीं बन रहा था तो उसे कोई और तरीका ढूंढना था। वह जिन लोगों को जानती थी उनमें से जू झेंग की पहुंच संपर्क सबसे ज्यादा थी। उस समय उनके अफेयर चक्कर का पता लियू मैनहोंग को चल गया था। लियू मैनहोंग के पीछे कियाओ परिवार का हाथ था और वह बहुत सख्त थी, इसलिए जू झेंग के पास उसे तलाक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह ऐसा न चाहता हो। तलाक के बाद जू झेंग जी सिटी छोड़कर दूसरे शहरों में चला गया और उसने बाई मिक्सू से भी संपर्क नाता तोड़ लिया। हालांकि बाई मिक्सू को पिछले कुछ सालों में सुनी गई गपशप अफवाहों से पता था कि जू झेंग अभी भी बहुत शक्तिशाली पहुंच वाला था। अगर वह शक्तिशाली पहुंच वाला न होता तो वह दोबारा सफल नहीं हो पाता। ऐसा लगता था कि जू झेंग का कुछ अजीब और अलौकिक सुपरनेचुरल चीज़ों से संपर्क था, इसलिए जब बाई मिक्सू मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी तो उसने सबसे पहले जू झेंग की तलाश की। और संयोग से जू झेंग अब जी सिटी में ही था।
इसलिए वह उसके दरवाजे दर पर आ गई। तुमने कहा कि तुम्हारी बेटी बेहोश है। जू झेंग ने बाई मिक्सू की ओर देखा और एक भौं उठाते हुए पूछा। हाँ, बाई मिक्सू का चेहरा गंभीर उदास था। वह अचानक बेहोश हो गई, लेकिन अस्पताल वाले एक भी समस्या नहीं ढूंढ सके। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बस लगता है कि यहाँ कुछ अजीब गड़बड़ है। बाई मिक्सू का चेहरा सिकुड़ गया। इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, हमारे पुराने प्यार की खातिर। पुराने समय की बात। जू झेंग ने नाक भान सिकुड़ी और अपना हाथ हिलाया। कृपया मुझसे उस समय की बात मत करो। बाई मिक्सू का दिल बैठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मदद करने के लिए तैयार न हो? वास्तव में उस समय जू झेंग लियू मैनहोन को बहुत पसंद करता था। बस बात ये थी कि पुरुषों को हमेशा नई चीज़ें पसंद आती थीं और वे अपनी वासना पर काबू नहीं रख पाते थे। लियू मैनहोंग एक ऐसी इंसान थी जो कमी धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए जब उसने उसे धोखा देते हुए पकड़ा तो उसने तुरंत उसके साथ संबंध तोड़ लिए और उसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। जब जू झेंग ने उसके पास वापस जाने सुलह करने की कोशिश की तो लियू मैनहोंग ने उसे लगभग पीट पीट कर मार ही डाला था। बाई मिक्सू जानती थी कि वह निर्दोष मासूम नहीं है, लेकिन जू झेंग ही वह व्यक्ति था जिसने अफेयर चक्कर शुरू किया था। अगर वह खुद पर काबू रख सकता तो वह खुद को उस पर कैसे थोप सकती थी? फिर भी यह असंभव नहीं था कि वह इस अफेयर के लिए उसे बाई मिक्सू को ही दोषी ठहराए। अगर ऐसा हुआ तो वह क्या करेगी? सौभाग्य से जू झेंग का यह मतलब नहीं था। उस समय जो हुआ वह अतीत की बात है, इसलिए इसका जिक्र मत करो। आखिरकार हम दोस्त भी तो हैं। चूंकि तुमने कहा है तो स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस बात ने बाई मिक्सू को बहुत हैरान कर दिया। सच में? बेशक, जू झेंग थोड़ा मुस्कुराया। संयोग से मेरी एक दोस्त आ रही है। मैं उसे तुम्हारे साथ वहां जांच करने के लिए भेज दूंगा। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाई मिक्सू बहुत उत्साहित हो गई। उस रात बाई मिक्सू एक महिला से मिली। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी, शायद अपने 40वें दशक में। उसका रूप रंग बहुत साधारण था और उसने एक चमकीली, अजीब सी पोशाक पहन रखी थी जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय की पोशाक जैसी लग रही थी, लेकिन बाई मिक्सू पहचान नहीं पाई कि यह किस समुदाय की है। महिला ने शानदार गहने पहन रखे थे और उसके हाथ में एक छोटा सा पन्ना हरा एमरल्ड ग्रीन सांप लिपटा हुआ था। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक सांप है तो बाई मिक्सू डर के मारे लगभग 3 फीट उछल पड़ी। सौभाग्य से उसने पहले भी कुछ चीज़ें देखी थीं और जानती थी कि इस दुनिया में कई अलौकिक सुपरनेचुरल लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं की, वरना वह मास्टर गुरु को नाराज़ कर देती। उसने चुपके से एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने के लिए अपने आप को चिकोटी काटी और फिर उस महिला की ओर देखा। नमस्ते, मास्टर बूलिया। बूलिया ने उस पर एक नज़र डाली और लापरवाही उदासीनता से हुंकार भरी, हम। बाई मिक्सू आमतौर पर एक घमंडी इंसान थी, लेकिन बूलिया के सामने उसमें कोई भी नखरे एटीट्यूड दिखाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। शक्तिशाली मास्टर्स गुरुओं का अपना ही मिजाज गुस्सा होता था। वह तो एक आम इंसान थी, भला उसकी किसी मास्टर को नाराज करने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? इसके अलावा अब उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अभी भी बूलिया पर ही निर्भर रहना था। बाई मिक्सू ने सम्मानपूर्वक जिया किंगहान की कहानी बताई और अंत में पूछा, मैं सोच रही थी कि क्या मास्टर ने ऐसा पहले कभी देखा है? बूलिया ने अपनी आंखें नीची की और थोड़ी देर सोचने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, खैर मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। इसलिए स्थिति को पूरी तरह समझने से पहले मुझे वहां जाकर देखना होगा। ठीक है, बाई मिक्सू ने सम्मान से सिर हिलाया। तो चलिए कार में बैठते हैं। जल्द ही वे दोनों अस्पताल पहुंच गईं। ताकि दूसरे लोगों को शक न हो, बाई मिक्सू ने आज रात जिया किंगहान की देखभाल पहरा देने के लिए जोर देकर अनुरोध किया था और उसने चांग कियानजी और जिया किंगक्सुन को भी वापस भेज दिया था। वे उसे मना समझा नहीं पाए, इसलिए वे वापस चले गए। इसके अलावा वे भी 2 रातों से जाग रहे थे और सच में बहुत थक गए थे। हालांकि कमरे में आराम करने की जगह थी, लेकिन वहां घर जैसा महसूस नहीं होता था। यही वजह थी कि बाई मिक्सू आज आज़ादी से काम कर सकती थी। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो बूलिया धीरे धीरे जिया किंगहान के बिस्तर के पास गई और उसे ऊपर से घूरने लगी। कुछ देर देखने के बाद उसने शक संदेह के साथ अपना सिर झुकाया। फिर उसने कुछ अजीब सी चीज़ें प्रॉप्स निकाली और जिया किंगहान के ऊपर उन्हें घुमाने टटोलने लगी। बाई मिक्सू एक तरफ खड़ी थी और हक्की बक्की उलझन भरी नज़रों से उसकी हरकतों को देख रही थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, वरना मास्टर नाराज़ हो सकती थी। वैसे भी उस जैसी नौसिखिया साधारण इंसान भला इन चीज़ों को कैसे समझ सकती थी? हालांकि वह बूलिया की हरकतों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह बूलिया के चेहरे के भावों को पढ़ सकती थी। जैसे ही बूलिया ने त्योरी चढ़ाई, बाई मिक्सू का दिल जोर से धड़का। क्या कुछ गड़बड़ थी?
बूलिया की त्योरी और गहरी होती गई। फिर उसने एक चांदी की सुई निकाली और जिया किंगहान की बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर में चुभो दी। इससे पहले कि बाई मिक्सू कोई आवाज़ निकाल पाती, जिया किंगहान की उंगली से खून की एक बूंद बाहर निकल आई। जिया किंगहान अभी भी सो रही थी और उसके जागने के कोई संकेत नहीं थे। बूलिया ने खून की उस बूंद को एक गंदे से दिखने वाले कपड़े पर निचोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा बहुत गंभीर था। मास्टर, क्या हो रहा है? बाई मिक्सू काफ़ी बेचैन परेशान थी। समस्या थोड़ी गंभीर है, बूलिया ने त्योरी चढ़ाई। तुम लोगों ने किसी स्पेल मास्टर, वशीकरण या जादू करने वाले को कब नाराज किया? जादू? स्पेल? कैसा जादू? स्पेल मास्टर, वशीकरण, काला जादू का एक गुरु। वशीकरण, काला जादू? बाई मिक्सू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता। बाई मिक्सू ने स्पेल मास्टर्स के बारे में सुना था और वह हमेशा उन रहस्यमय और शक्तिशाली लोगों से सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखती थी। जिया किंगहान ने किसी स्पेल मास्टर को कैसे नाराज कर दिया? उसने तो कुछ भी नहीं किया था। मास्टर, कृपया उसे बचा लीजिए। बाई मिक्सू लगभग घुटनों के बल बैठ ही गई थी। बूलिया का चेहरा सख्त था। मैं भी इसे नहीं बचा सकती। यह एक स्लीपिंग कंपल्शन, नींद का वशीकरण है। एक बार जब कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो वह दोबारा कभी नहीं जागता। इस बात ने बाई मिक्सू की सांसें अटका दीं। नींद का वशीकरण? ये सुनने में भले ही डरावना न लगे, लेकिन जिया किंगहान की हालत काफ़ी डरावनी थी। मास्टर, आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ कर सकती हैं, कृपया मदद कीजिए। बाई मिक्सू घबरा गई। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपको भुगतान पे कर सकती हूँ। ये कहना ही होगा कि बाई मिक्सू के मन में बाकी चीज़ों को लेकर नैतिकता या अपराध बोध की भावना बहुत कम थी, लेकिन वह अपनी इकलौती बेटी जिया किंगहान को लेकर बहुत चिंतित थी। जब तक वह जिया किंगहान को बचा सकती थी, वह कुछ भी करने को तैयार थी। बूलिया ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, बल्कि बात यह है कि मैं इसके लिए पर्याप्त कुशल काबिल नहीं हूँ। इस पल वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती तो वह इस नींद के वशीकरण को दूर करने में सक्षम थी। हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो वह खुद बहुत गंभीर रूप से घायल, कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे में बाई मिक्सू उसे जो भी पैसा देती वह उसके किसी काम का नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसने इस परजीवी वशीकरण, काला जादू को सुलझाया तो वह निश्चित रूप से उस मुख्य स्पेल मास्टर, जादू करने वाले को नाराज कर देगी। मास्टर, बाई मिक्सू की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ऐसा भी नहीं है। क्या कोई रास्ता है? बाई मिक्सू खुशी से चहक उठी। मुझे बताइए, जब तक मैं इसे कर सकती हूँ मैं निश्चित रूप से करूँगी। इतनी चिंता मत करो, बूलिया ने दयालुता दिखाते हुए उसे सांत्वना दी। हालांकि मैं इसे हल नहीं कर सकती, लेकिन कोई और कर सकता है। कौन? वही स्पेल मास्टर जिसने ये परजीवी वशीकरण, पैरासाइट स्पेल किया है। हाँ, बाई मिक्सू को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। स्पेल मास्टर? हाँ, बूलिया ने सिर हिलाया। जब तक हम उस स्पेल मास्टर को नहीं ढूंढ लेते जिसने ये परजीवी वशीकरण किया है, तब तक हम इसे हल नहीं कर पाएंगे। बाई मिक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह कौन है और क्या वह ऐसा करने के लिए तैयार होगा। वह नहीं जानती थी कि जिया किंगहान ने कब उस स्पेल मास्टर को नाराज किया था और कब उस पर यह जादू किया गया था, लेकिन अगर स्पेल मास्टर ने ऐसा कदम उठाया था तो इसे वापस लेना इतना आसान नहीं होगा, है ना? यह मुझे नहीं पता, बूलिया ने अपना सिर हिलाया। मैं तो बस तुम्हें एक रास्ता बता रही हूँ। हालांकि मैं उस स्पेल मास्टर को जानती हूँ। बाई मिक्सू ने तुरंत एक गहरी सांस ली। आप उसे जानती हैं? हाँ, बूलिया ने सिर हिलाया। मैं उसे जानती हूँ। चूंकि वह उसे जानती थी, इसीलिए उसने इस नींद के वशीकरण, स्लीपिंग स्पेल को पहचान लिया था। बाई मिक्सू के दिल में अचानक उम्मीद की एक नई किरण जागी। तो वह कहाँ है? उसे यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। आसपास? बाई मिक्सू हैरान थी। बूलिया ने सिर हिलाया। ये परजीवी कीड़ा काफ़ी सक्रिय है, जिसका मतलब है कि मास्टर यहीं पास में ही मौजूद है। आमतौर पर परजीवी कीड़े का स्पेल मास्टर उस कीड़े के आसपास ही रहता है, और जब कीड़े का काम पूरा हो जाता है तो उसे वापस ले लिया जाता है। आखिरकार परजीवी कीड़ों को पालना, तैयार करना बहुत मुश्किल काम था, और एक बार काम होने के बाद उसे वापस पा लेना ही अच्छा होता था। तो हम उसे कैसे ढूंढें? बाई मिक्सू ने बेचैनी से पूछा। मैं पहले उससे संपर्क करूंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर। बाई मिक्सू अपने काम में माहिर थी और उसने तुरंत एक चेक निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। वैसे भी आपने बहुत मेहनत की है, मास्टर। चेक पर लिखी रकम को देखकर बूलिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं उससे संपर्क करने में तुम्हारी मदद करूंगी। बाई मिक्सू मुस्कुराई, लेकिन वह अंदर से घबराई हुई थी। वह इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थी कि आखिर उस स्पेल मास्टर ने अचानक जिया किंगहान पर हमला, जादू क्यों किया। जब वह आशंकित थी, तभी बूलिया ने उस स्पेल मास्टर से संपर्क किया।
जब उसे वहां जाने की अनुमति मिली तो बाई मिक्सू इतनी घबराई हुई थी कि वह पूरी रात सो नहीं सकी। जब उसने देखा कि वह स्पेल मास्टर कैसी दिखती है तो वह दंग रह गई। वह स्पेल मास्टर एक महिला थी। तुम्हारा जिया किंगहान के साथ क्या रिश्ता है? उस स्पेल मास्टर ने, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो अंधेरी रात में कोई रोशनी चमक रही हो, जो कि थोड़ी डरावनी लग रही थी। वह मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? मास्टर गुरु के चेहरे के भाव तुरंत बदल सख्त हो गए। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। गुस्से में उसकी आंखें भेंडी तिरछी हो गई थीं और उसके मुंह के कोनों की त्वचा, स्किन, नीचे की ओर लटक गई थी, जिससे वह बहुत डरावनी लग रही थी। बाई मिक्सू इतनी डर गई थी कि वह लगभग घुटनों के बल गिर ही गई थी और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह सच में मेरी बेटी है। वह तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। मास्टर की आंखें गहरी और खौफनाक भयानक थीं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। क्या तुम जानती हो कि जो लोग मुझसे झूठ बोलते हैं उनका क्या अंजाम हाल होता है? मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। बाई मिक्सू सच में घुटनों के बल बैठना चाहती थी। वह बार बार अपना सिर हिला रही थी। वह सच में मेरी बेटी है। 18 साल पहले उसे जन्म देने के बाद मैंने उसे चांद के नज़दीक की असली बेटी से बदल दिया था। चूंकि वह यहाँ आ ही गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस राज को और नहीं छिपा सकती थी। उसने जल्दी से समझाया, वह सच में मेरी बेटी है। जब उसने ऊपर देखा तो वह खुद को सुन्न होने से नहीं रोक पाई, क्योंकि मास्टर के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। तो क्या वह सच में तुम्हारी बेटी है? क्या तुम इसकी गारंटी यकीन दे सकती हो? मैं गारंटी देती हूँ। बाई मिक्सू ने अपना हाथ उठाया और कसम खाए। मैं कसम खाती हूँ, वह सच में मेरी बेटी है। अगर ये झूठ हुआ तो भगवान मुझे उठा ले। और उस दूसरी बच्ची का क्या? इन शब्दों ने बाई मिक्सू के चेहरे के भावों को जमा सुन्न कर दिया। बोलो, बताओ। इन शब्दों ने बाई मिक्सू को कंपा दिया और उसने तुरंत सफाई दी। उस बच्ची को बाहर लाने के बाद मैंने उसे बेचने के लिए किसी और को दे दिया था। वह मूल रूप से शुरुआत में उस बच्ची को मारना चाहती थी, लेकिन उस समय वह बहुत छोटी युवा थी और वह इतनी भी बेरहम नहीं थी। इसके अलावा उसने उस समय सोचा था कि जब तक बच्ची किसी और को दे दी जाती है, तब तक भविष्य में उनके बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा। आखिरकार हुआ देश बहुत बड़ा था, वे निश्चित रूप से कभी नहीं मिलेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआ देश कभी कभी सच में इतना छोटा महसूस हो सकता है। तुमने उस बच्ची को किसे बेचा था? बाई मिक्सू ने मन ही मन बुदबुदाया, इस मास्टर को क्या परेशानी है? वह दूसरी बच्ची के बारे में क्यों पूछ रही है? फिर उसके दिमाग में कुछ चमका, उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्या आप उस बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं? मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। बाई मिक्सू ने एक गहरी सांस ली। वह तुरंत डर गई। तो ये बात थी। वह सोच रही थी कि जिया किंगहान को इस तरह की मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ा। तो ये हुआ था। यह बहुत ही दयनीय बेचारेपन वाली बात थी। जिया किंगहान हमेशा बहुत ही आज्ञाकारी, सीधी सादी थी और उसने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। उसके साथ इतनी भयानक चीज़ कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब है कि उसने किसी और की गलती बला को अपने सिर ले लिया था। वह बच्ची कहाँ है? मास्टर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बाई मिक्सू क्या सोच रही थी। वह बस उसे ही घूर रही थी। वह, बोलो, बताओ। उसका नाम निशा शर्मा है। बाई मिक्सू के मुंह से अचानक निकल पड़ा। वह इसी शहर में है। निशा शर्मा? हाँ, बाई मिक्सू ने सिर हिलाया। वही है। उस समय बाई मिक्सू ने निशा शर्मा को अस्पताल से चुरा लिया था और उसे एक महिला को दे दिया था, जिसने अंततः उसे डोंग शुलान को बेच दिया था। उस समय उसका ये दावा कहना था कि वह बच्ची एक नाजायज़ औलाद, अवैध संबंध से पैदा हुई थी और वह उसकी परवरिश का खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह बच्ची को किसी दूसरे परिवार को देना चाहती थी। उस अधेड़ उम्र की महिला को उसकी कहानी पर कोई शक नहीं हुआ। बेशक अगर उसे उस पर शक होता भी तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उस महिला को तो बस पैसों से मतलब था। बाई मिक्सू वहीं खड़ी होकर देख रही थी जब बाद में सौदा लेन देन हुआ था, इसलिए वह जानती थी कि डोंग शुलान कैसी दिखती है। 10 साल बाद वह GCTM में डोंग शुलान से मिली और उसे तुरंत पहचान गई। उसके बाद उसने निशा शर्मा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। जब उसे पता चला कि उसके माता पिता ने अपने अलग परिवार बसा लिए हैं और निशा शर्मा को अपनी दादी के साथ रहना पड़ रहा है और वह एक दयनीय जीवन जी रही है, तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं, मिला जुला असर थीं। हालांकि उसने अंत में निशा शर्मा के साथ कुछ नहीं किया। अगर वह कुछ न भी करती तो भी निशा शर्मा केवल गुमनामी के अंधेरे में ही खो जाती अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। फिर भी कुछ ही सालों बाद निशा शर्मा एक नई इंसान बन गई और उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत में कदम रख दिया। इस बारे में सोचते हुए बाई मिक्सू का मन भी बहुत उलझ गया था।
अगर उसे पता होता कि निशा शर्मा ऐसी बन जाएगी तो उसने बहुत पहले ही कुछ कर दिया होता ताकि वह कभी कामयाब सफल ही न हो पाए। हालांकि किसने सोचा था कि समाज के सबसे निचले गरीब तबके की वह युवा डरपोक लड़की इतनी खूबसूरत निकलेगी। उसका चेहरा तो जिया किंगहान से भी ज्यादा खूबसूरत था। अब निशा शर्मा जिया किंगहान पर भारी पड़ रही थी। अगर बाई मिक्सू को पता होता कि ऐसा दिन आएगा तो उसने निशा शर्मा को उसी समय मार दिया होता। कम से कम वह अब उसके रास्ते का कांटा तो नहीं बनती। इसके अलावा इस मास्टर गुरु के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिया किंगहान निशा शर्मा की गलती की सजा भुगत रही थी। ये सोचकर निशा शर्मा के प्रति बाई मिक्सू की नफरत और भी बढ़ गई। हालांकि ऊपर देखने और मास्टर की आंखों से आंखें मिलने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मास्टर के चेहरे के भाव बहुत ही अजीब विकृत हो गए थे। कुछ देर तक उलझन में रहने के बाद मास्टर बोली, तो निशा शर्मा अब कहाँ है? वह कैसी दिखती है? मेरे पास यहाँ एक तस्वीर है। बाई मिक्सू ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और निशा शर्मा की तस्वीरें ढूंढने लगी। वह जानती थी कि मास्टर जिस हैसियत रुतबे की थी उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मनोरंजन जगत से कोई मतलब नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि निशा शर्मा कैसी दिखती है। भले ही निशा शर्मा की लोकप्रियता पॉपुलैरिटी अब आसमान छू रही थी, लेकिन मास्टर की नज़र में वह केवल एक छोटी सी मोहरा थी। बाई मिक्सू ने नफरत से अपने दांत पीसे और जल्दी से निशा शर्मा की फ़ोटो खोज ली। यही है। फोटो में दिख रही उस नखरेबाज और खूबसूरत लड़की को देखकर मास्टर ने आंखें फाड़कर देखा और फुसफुसाई, ये है वह। बाई मिक्सू एक पल के लिए सुन्न रह गई। क्या आप उसे जानती हैं, मास्टर? मास्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन उसकी बाहें तन गईं और उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। उसके चेहरे पर पछतावा, उलझन और थोड़ी सी नासमझी थी। मास्टर के चेहरे पर कई तरह की भावनाएं आ जा रही थीं, जिन्हें देखकर बाई मिक्सू हैरानी से आह भरने लगी। यहाँ तक कि वह खुद भी एक एक्ट्रेस होने के बावजूद अपने चेहरे पर ऐसे शानदार हाव भाव नहीं ला सकती थी। हालांकि उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप इंतजार करती रही। मैं समझ गई। जल्द ही मास्टर शांत हो गई और उसके चेहरे के भाव सौम्य हो गए। मैं तुम्हारी बेटी के वशीकरण कंपल्शन को खोलने में मदद करूंगी। सच में? बाई मिक्सू हैरान थी। आपका धन्यवाद मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि यह वशीकरण मास्टर ने ही किया था, लेकिन बाई मिक्सू को कोई शिकायत नहीं थी। वह केवल धन्यवाद ही कह सकती थी। हालांकि तुम्हें मेरी एक काम में मदद करनी होगी। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। जब तक मैं मदद कर सकती हूँ मैं निश्चित रूप से करूंगी। हाँ, तो फिर उसे मार डालो। बाई मिक्सू के शब्द आवाज़ अचानक बंद हो गए और उसके चेहरे की मुस्कान जम गायब हो गई। वह बहुत ही अजीब मजाकिया लग रही थी। मार डालूं? उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? भले ही वह निशा शर्मा से बेइंतहा नफरत करती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर पुलिस को पता चल गया तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, बस बात यह है कि मैं यह नहीं कर सकती। बाई मिक्सू रो पड़ी। आपको अंदाज़ा नहीं है ये छोटी कुतिया। जब उसने ये कहा तो उसने मास्टर के चेहरे के भावों पर भी ध्यान दिया, ये पक्का करने के लिए कि उसे उसके शब्दों पर कोई ऐतराज नहीं है। फिर वह आगे बोली, ये छोटी कुतिया बहुत बुरी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा इसके पीछे किसी का हाथ समर्थन है। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत की और जब उसके समर्थकों गॉडफादर को पता चलेगा तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे डर है कि कुछ करने से पहले ही मैं पकड़ी जाऊंगी। भले ही बाई मिक्सू निशा शर्मा को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन वह खुद उसे नहीं मारना चाहती थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा मारने के लिए किसी और का इस्तेमाल कर सकती थी, उधार की तलवार ले सकती थी, लेकिन वह खुद वह तलवार नहीं बनना चाहती थी। पीछे किसी का हाथ है। मास्टर की ठंडी आंखों ने उसकी ओर देखा। हाँ, बाई मिक्सू थोड़ी काम गई। ये कियाओ एल परिवार का कियाओ यानज्यू है। कियाओ यानज्यू? मास्टर ने त्योरी चढ़ाई। ये नाम जाना पहचाना लग रहा था। हाँ, यह शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल का कियाओ परिवार है। बाई मिक्सू ने बेचैनी से अपना थूक निगला। मैं तो बस एक साधारण स्टार कलाकार हूँ और कियाओ परिवार के खिलाफ मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं है। शाही राजधानी का कियाओ परिवार? मास्टर गुरु ने त्योरी चढ़ाई और कुछ देर तक विचार किया। कियाओ यानज्यू कैसा दिखता है? बाई मिक्सू ने इस बारे में सोचा, अपना फ़ोन निकाला और उसमें ढूंढने लगी। अंत में उसे कियाओ यानज्यू की एक तस्वीर मिल गई जो उसने पहले छुपकर चुपके से ली थी। ये रहा। इस हैंडसम आकर्षक चेहरे को देखने के बाद मास्टर को आखिरकार सब समझ आ गया और उसने अपने पहले के शक संदेह की पुष्टि कर ली। ये सच में वही है। उसने त्योरी चढ़ाई। हैरानी की बात है, ये वही है। इन शब्दों ने बाई मिक्सू को हैरान कर दिया। क्या मास्टर कियाओ यानज्यू को जानती थी? अगर ली वे यून होती तो वह जान जाती कि यह मास्टर कोई और नहीं बल्कि मास्टर लू थी, जिसे वह जानती थी। मास्टर लू अब दुविधा असमंजस में थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने गलत इंसान को पकड़ लिया था। सही इंसान को ढूंढना इतना मुश्किल था और फिर कियाओ यानजू सामने आ गया। अगर यह पहले की बात होती तो उसे कियाओ यानजू की कोई परवाह नहीं होती। हालांकि कियाओ यानजू द्वारा उसके वशीकरण कंपल्शन को तोड़ने खोलने के बाद उसने कियाओ यानजू पर ज्यादा ध्यान दिया था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने वशीकरण जादू पर बहुत भरोसा आत्मविश्वास था। यहाँ तक कि उन प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों के लोग भी जिन पर इस वशीकरण का असर हुआ था उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाओ यानजू उसके प्रेम वशीकरण को इतनी आसानी से सुलझा खत्म कर देगा। इसलिए कियाओ यानजू निश्चित रूप से उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी वशीकरण मास्टर को जानता होगा। अगर उसने निशा शर्मा पर कोई वशीकरण किया तो समय आने पर कियाओ यानजू निश्चित रूप से उस वशीकरण मास्टर को ले आएगा। दूसरे शब्दों में, जब तक निशा शर्मा और कियाओ यानजू एक साथ थे उसे निशा को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं होगा। मास्टर लू काफी देर तक इसी पर विचार करती रही और उसने केवल तब देखा जब बाई मिक्सू अपनी चुप्पी तोड़ने ही वाली थी। मुझे स्थिति पूरी बात के बारे में बताओ। कैसी स्थिति? बात। निशा शर्मा, शिया परिवार, तुम्हारी बेटी, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। ये जानने से पहले कि कहाँ से शुरू करना है उसे स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत थी। बाई मिक्सू ने, हालांकि वह उलझन में थी, आज्ञाकारी रूप से उसे वह सब बता दिया जो वह जानती थी। केवल 1 घंटे बाद बाई मिक्सू कमरे से बाहर निकली। वह कमजोर हो चुकी थी और ठंडे पसीने से लथपथ थी। उसके चेहरे के भाव दुविधा में थे, लेकिन मास्टर लू ने जो कहा था उसके बारे में सोचकर वह केवल इतना ही कर सकती थी। फिर भी वे बुरी स्थिति में थे और निशा शर्मा की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं थी। इसके अलावा वे यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। स्पष्ट रूप से गहराई से सोचने के बाद उसके शरीर में फिर से ताकत आ गई। दूसरी ओर कियाओ यानजू को भी संदेश जानकारी मिल गया। उस पर लिखी जानकारी को देखकर वह पहले हैरान हुआ और फिर सुन्नत स्तब्ध रह गया। उस रात बाद में उसने निशा शर्मा से कहा, एक खबर जानकारी है। खबर है? निशा शर्मा दंग रह गई, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तुम्हें पता चल गया? हाँ। क्या है? कियाओ यानजू के अजीब भावों को देखकर निशा शर्मा खुद को चिंतित होने से नहीं रोक पाए। क्या सच में मुझे छोड़ दिया गया था? नहीं। कियाओ यानजू ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस लगता है कि दुनिया में चीजें बहुत अद्भुत अजीब हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? निशा शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी से मुझे बताओ। जितना ज्यादा समय लगता वह उतनी ही ज्यादा परेशान होती, इसलिए पहेली को एक ही बार में सुलझा लेना बेहतर था। खुद ही देख लो। कियाओ यानजू ने कागज के टुकड़े पन्ने उसे थमा दिए। निशा शर्मा ने शक के साथ उन्हें लिया। सामने की तरफ देखने के बजाय सीधे पीछे की तरफ पलट दिया। जब उसने उस पर एक खूबसूरत युवा चेहरा देखा तो उसने उलझन में अपनी आंखें झपकाईं। उसे लगा कि उसने गलत देख लिया है। जब उसने उस पर लिखी सामग्री जानकारी को स्पष्ट रूप से देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये सच में वही है। ये युवा जवान बाई मिक्सू थी। क्या बाई मिक्सू ने ही उसे बेचा था? बाकी घटनाओं के बारे में सोचकर निशा शर्मा तुरंत सब समझ गई। तो मैं शिया परिवार की बेटी हूँ? उसने अविश्वास हैरानी से अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या वह मजाक कर रहा था? वह पहले सोच रही थी कि जिया किंगहान एम बाई मिक्सू की बेटी थी, तो चांद कियानजी की बेटी का क्या हुआ? शिया परिवार की असली युवा मालकिन युवती का क्या? क्या उस बच्ची को कुछ हो गया था या उसे दूर भेज दिया गया था? उसने अपने बारे में तो सोचा भी नहीं था। अब उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों था। बाई मिक्सू ने उसकी और जिया किंगहान की पहचान जिंदगियां बदल दी थीं और जिया किंगहान शिया परिवार की बेटी बन गई थी, जबकि उसे डोंग शुलान ने खरीद लिया था। बाई मिक्सू को भी उसकी असली पहचान के बारे में पता होना चाहिए था। इसीलिए वह और जिया किंगहान लगातार उसे निशाना बनाते परेशान करते रहते थे। इस बारे में सोचकर निशा शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये बहुत ही दयनीय बेचारेपन वाली बात थी। ये सब क्या था? ये बहुत ही शातिर खतरनाक चाल थी। कियाओ यानजू एम ने उसे गले लगाया और सांत्वना दी। हम सीधे उससे ही स्पष्टीकरण सफाई मांग सकते हैं। चूंकि उन्हें सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सफाई मांगने से नहीं डरते थे। निशा शर्मा ने अपने दांत पीसे। हाँ, हमें निश्चित रूप से पता लगाना होगा। इन सालों में उसने धीरे धीरे इस मामले को भुला छोड़ दिया था और अब वह अपने अतीत बैकग्राउंड को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दे रही थी या खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक रही थी। हालांकि जब सच्चाई आधिकारिक रूप से सामने आई तो वह सदमे में थी। सारी अच्छी भावनाएं गायब हो गईं। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, बचने नहीं दूंगा, कियाओ यानजू ने उससे कहा। कियाओ यानजू का दिल टूट गया था। निशा शर्मा ने पहले 10 साल बहुत ही गरीबी बुरे हाल में बिताए थे और उसके गोद लेने वाले माता पिता ने उसे नज़रअंदाज किया था।
अगर यही उसकी किस्मत जिंदगी होती तो केवल उसके माता पिता को ही उसे जन्म देने और उसे वह जीवन न देने के लिए दोषी ठहराया जा सकता था जिसकी वह हकदार थी। हालांकि यह जिंदगी किसी की रची हुई साजिश थी। उसे एक अमीर परिवार की युवा मालकिन होना चाहिए था जो एक अमीर और आसान जिंदगी जी रही होती। इसके बजाय बुरे इरादों वाले लोगों ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। यहाँ तक कि कियाओ यानज्यू जो एक बाहरी व्यक्ति था उसे भी गुस्सा आ रहा था। हालांकि जब उसने इस बारे में सोचा तो कियाओ यानज्यू हंस पड़ा। वास्तव में मुझे तो खुश होना चाहिए कि उसने तुम्हारी अदला बदली कर दी। निशा शर्मा उदास निराश मूड में थी और इन शब्दों ने उसे अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? कियाओ यानज्यू ने उसकी गोल बड़ी बड़ी आंखों की ओर देखा और उसे चूमने किस करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर तुम मिस शिया परिवार की बेटी होती तो तुम हाओमिंग की मंगेतर होती। निशा शर्मा एक पल के लिए रुकी, वह हैरान थी। ओह नहीं, ये सच था। अगर उसकी असली पहचान वही रहती तो उसे कियाओ हाओमिंग के साथ रहना पड़ता। कियाओ हाओमिंग उस तरह का घटिया इंसान था जिसे हर तरह की नावों में पैर रखना, एक साथ कई लड़कियों के साथ रहना पसंद था। अगर वह उसके साथ होती तो उसे बहुत घिन आती। ये सोचकर निशा शर्मा एहसानमंद शुक्रगुजार लग रही थी। ये सच में काफ़ी खुशकिस्मती की बात है। अगर यह बात अदला बदली न होती तो वह अब कियाओ यानज्यू के साथ नहीं होती। रुतबे रिश्ते के हिसाब से कियाओ यानज्यू कियाओ हाओमिंग का चाचा ब्रदर इन लॉ लगता था। उसका और कियाओ यानज्यू का तो कोई संपर्क ही नहीं हो पाता। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कियाओ यानज्यू ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे आश्वस्त किया। उसके द्वारा इतने अलग तरीके से सांत्वना मिलने पर निशा शर्मा ने भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर लिया। ये सच था कि उसने पहले बुरा समय देखा था, लेकिन पहले कड़वा और फिर मीठा होना, अंत भला तो सब भला ठीक ही था। जहां तक जिया किंगहान और बाई मिक्सू की बात थी, उनके लिए निश्चित रूप से यह पहले मीठा और फिर कड़वा था। उन दोनों ने अपने साथ दूसरों के साथ जो किया उसके बारे में सोचकर निशा शर्मा की आंखें और भी ठंडी कठोर हो गईं। हालांकि इससे पहले कि वे इस मामले में बात करने के लिए खुद पहल करते, शिया परिवार उनके दरवाजे पर आ गया। आपने क्या कहा? मैं आपके परिवार की बेटी हूँ। निशा शर्मा ने अपने सामने खड़े चांग कियानजी और जिया किंगक्सुन शिया किंगजून और बगल में खड़ी बाई मिक्सू को हैरान चेहरे के साथ देखा। वह इस बात से हैरान थी कि बाई मिक्सू ने खुद आगे आकर पहल करके सच्चाई बता दी थी। वह पक्का मजाक कर रही होगी। बाई मिक्सू एक धप्पड़ की आवाज़ के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। मुझे माफ़ कर दो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना आपा दिमाग खो दिया था और मैंने इतना बुरा काम किया, मुझे माफ़ कर दो। कुछ तो अजीब गड़बड़ था। यह विचार तुरंत निशा शर्मा के दिमाग में आया। बाई मिक्सू के चरित्र स्वभाव को देखते हुए वह इतनी आसानी से अपनी पहचान सच्चाई कैसे स्वीकार कर सकती थी। इसके अलावा बाई मिक्सू पहले भी चुपके से उसके खिलाफ चालें चल रही थी, उसे मारने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब वह खुद हार मानने की पहल कर रही थी। उसने जो किया था उसे स्वीकार कर लिया, तो क्या अब जिया किंगहान शिया परिवार की बेटी नहीं रहेगी? हालांकि शिया और चांग परिवार दूसरे बड़े परिवारों जितने अमीर नहीं थे, लेकिन वे इतने बुरे गरीब भी नहीं थे। शिया परिवार की बेटी होने और बाई मिक्सू की बेटी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और तो और मिस शिया कियाओ हाओमिंग की मंगेतर भी थी। ऐसी परिस्थितियों में जिया किंगहान और बाई मिक्सू इस पहचान को कैसे छोड़ सकती थीं? इसके अलावा जब निशा शर्मा इस मामले का खुलासा करने ही वाली थी तो उन्होंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया। यह नई जागी अंतरात्मा ईमानदारी बहुत बड़ा संयोग इत्तेफाक लग रही थी। अब और घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मरी नहीं हूँ। निशा शर्मा ने एक कदम पीछे लिया और त्योरी चढ़ाते हुए पूछा, जिया किंगहान कहाँ है? क्या वह अभी तक जागी है? वह जाग गई है। बाई मिक्सू ज़मीन से उठी और रोने लगी, उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। जाग गई? निशा शर्मा ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। वह कैसे जागी? क्या तुम्हें पता चला कि उसे क्या हुआ था? नहीं, बाई मिक्सू ने आह भरी, उसके चेहरे पर और भी आंसू बहने लगे। जब हानहान के साथ अचानक ये हुआ तो मैं घबरा गई। मैं मंदिर गई और फिर मैंने भगवान से एक संकेत रास्ता मांगा। जिस मास्टर गुरु पंडित ने उस संकेत को पढ़ा उसने मुझे बताया कि यह मेरे द्वारा किए गए किसी बुरे काम की वजह से हानहान को भुगतना पड़ रहा है। बहुत गहराई से सोचने के बाद आखिरकार मैंने अपनी गलती पहचान ली। मैंने इन वर्षों में कुछ गलत काम किए हैं और उनमें से सबसे गंभीर काम यही था। बाई मिक्सू ने बहुत सारे रोने वाले दृश्य सीन किए थे, लेकिन इससे ज़्यादा दयनीय और असली सच्चा कभी नहीं किया था। अगर दूसरों ने देखा होता तो वे उसके इस सच्चे पछतावे पर विश्वास कर लेते। हालांकि निशा शर्मा की नज़र में, जो पहले से ही सारी परिस्थितियों सच्चाई को जानती थी, ये थोड़ी सी एक्टिंग नाटक बहुत ही घटिया थी। तो तुमने जिया किंगहान के पापों को धोने के लिए इस मामले को कबूल स्वीकार करने का फैसला किया।
निशा शर्मा ने ताना मारते हुए कहा। बाई मिक्सू काम गई, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। हाँ, ये सब मेरी गलती है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने उस समय गलत सोचा था और मैंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से तुम्हें अपने असली माता पिता से दूर होना पड़ा। और यह सब मेरा ही किया धरा था। मैं तुमसे मुझे माफ़ करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। मुझे माफ़ कर दो। बाई मिक्सू को इतना नाटकीय ड्रामेटिक होते देख निशा शर्मा के दिल में उत्सुकता और भी बढ़ गई, जिसने उसके पहले के दुख उदासी को ढंग दिया। मेरे द्वारा कियानजी एम और अन्य लोगों के सामने अपनी गलती कबूल करने के बाद हान सच में जाग गई, जो ये भी दर्शाता है कि सच में मैंने ही पाप किया था। बाई मिक्सू रोती रही। इसलिए तुम लोग मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हो, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन हान निर्दोष मासूम है। क्या जिया किंगहान अपनी खुद की पहचान सच्चाई के बारे में जानती है? निशा शर्मा ने अचानक पूछा। बाई मिक्सू एक पल के लिए रुकी। उसका गला रुंध गया। वह जानती है, लेकिन उसे कुछ समय पहले ही पता चला है। वह इस बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। तो अब तुम इसके बारे में क्या करना चाहती हो? निशा शर्मा ने फिर पूछा। मैं हान से तुम्हारी पहचान तुम्हें वापस लौटाने के लिए कहूँगी। उसके बाद मैं हान को लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। और मैं मुआवजे क्षतिपूर्ति के रूप में तुम्हें वह सारा पैसा दे सकती हूँ जो मैंने इतने सालों में कमाया है। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे आघात दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं केवल इतना ही कर सकती हूँ। निशा शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं। वह मुआवजा पेबैक भी देगी। उसका रवैया सच में बहुत ईमानदार लग रहा था। हालांकि बाई मिक्सू जितना ज़्यादा ऐसा बर्ताव कर रही थी, निशा शर्मा उतनी ही ज़्यादा सतर्क चौकन्नी होती जा रही थी। अगर कोई और होता तो शायद वह बाई मिक्सू एम की दयनीय बातों से पिघल नर्म पड़ गया होता, लेकिन निशा शर्मा नहीं पिघली। इसके अलावा वह बाई मिक्सू से कहीं ज़्यादा जानती थी, और वह जानती थी कि बाई मिक्सू झूठ बोल रही है। वह जानती थी कि जिया किंगहान को किसी पाप की सज़ा नहीं मिली थी, बल्कि वह एक वशीकरण काले जादू के प्रभाव में थी। तो बाई मिक्सू ने ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर लिया और जिया किंगहान जाग गई। वह पक्का मजाक कर रही थी। क्या उसे लगा कि एक परजीवी वशीकरण इतना आसान था? क्याओ यानज्यू पर से परजीवी वशीकरण को हटाने से पहले निशा शर्मा को बहुत समय लग गया था। केवल 1000 लेयर ग्रास को ढूंढने के लिए ही उसे काफ़ी समय तक संघर्ष करना पड़ा था। अगर उसकी निशा की इतनी ताकत होने के बावजूद उसे इतना संघर्ष करना पड़ा था, तो केवल एक गुनाह कबूल करने भर से जिया किंगहान कैसे ठीक हो सकती थी? हाँ, इसमें शामिल कठिनाइयों की अपनी समझ के कारण ही उसने बाई मिक्सू पर विश्वास नहीं किया। हालांकि उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उसे भावहीन होकर बिना किसी भावना के देखा। बस इतना ही। मैंने इतने सालों तक जो दुख झेले हैं, उसकी भरपाई करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मुझे माफ़ कर दो। बाई मिक्सू ने अपना सिर झुकाया और दयनीय स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। जब तक ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ, मैं निश्चित रूप से करूँगी। और क्या होगा अगर मैं तुम दोनों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत छोड़ने के लिए कहूँ? खैर, बाई मिक्सू का शरीर कांप गया और उसने सफाई देने से पहले सावधानी से उसकी ओर देखा। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ सकती हूँ, लेकिन हान को एक स्टार बनना पसंद है। इसके अलावा यह मेरी गलती है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। बस कृपया उसे जाने दो, बख्श दो। जब उसने ऐसा कहा तो वह एक अच्छी माँ की तरह लग रही थी जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वास्तव में वह सच में एक अच्छी माँ थी, जिसने जिया किंगहान को इतने समर्पण के साथ एक अच्छा परिवार ढूंढने में मदद की थी। हालांकि उसे दूसरे बच्चों की खुशियां छीनकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? निशा शर्मा ने पूछा। मैं तुम्हें दे सकती हूँ 50 लाख। जब उसने ये कहा तो बाई मिक्सू का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि वह एक बड़ी स्टार थी और बहुत कमाती थी, लेकिन वह खर्च भी बहुत करती थी। इसके अलावा उसे अभी भी एक टीम का खर्च उठाना था और हर तरह के कपड़े और गहने खरीदने थे। यह इन सालों की मेरी जमा पूंजी है। वह कड़वाहट से मुस्कुराई। तुम जानती हो, वास्तव में हम ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे एसवाई के तुम्हारे शेयर्स हिस्सेदारी भी चाहिए, और तुम्हें और जिया किंगहान दोनों को एसवाई छोड़ना होगा। निशा शर्मा के शब्दों ने बाई मिक्सू को तेज़ी से ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। बस इतना ही। उसके पास एसवाई में ज़्यादा शेयर्स नहीं थे। आखिरकार कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी और उसका लाभांश, डिविडेंड मुनाफा भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा भले ही वह एसवाई छोड़ दे, वह अभी भी दूसरी कंपनियों में जा सकती थी। उसके पास भले ही पैसे न हों, लेकिन उसके पास अभी भी उसके संपर्क कॉन्टैक्ट्स थे। बस इतना ही। निशा शर्मा ने अपनी छाती पर हाथ बांध लिए और उसे उदासीनता से देखा। 50 लाख, एसवाई के शेयर्स और तुम दोनों का कंपनी छोड़ना। जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि
अगर तुमने उसके बाद भी कुछ करने की हिम्मत की तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। निशा शर्मा पैसे लेने से इनकार करने वाली थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? खुद चलकर दरवाजे पर आए पैसों को क्यों न लिया जाए? उसके द्वारा बाई मिक्सू के पैसे स्वीकार कर लेने के बाद बाई मिक्सू को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। हालांकि भले ही उसने पैसे स्वीकार कर लिए हों, इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी दुश्मनी खत्म हो गई थी। बाई मिक्सू को नहीं पता था कि निशा शर्मा के दिमाग में क्या चल रहा है। वह केवल इतना जानती थी कि निशा शर्मा ने सच में इस मामले को जाने दिया था और वह तुरंत खुशी से झूम उठी। धन्यवाद, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से और कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। निशा शर्मा मन ही मन हंसी। जहां बाई मिक्सू ने ये शब्द कहने की हिम्मत की थी, वहीं उसमें निशा में उन पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी। बाई मिक्सू और जिया किंगहान के मामले को निपटाने के बाद निशा शर्मा ने फिर एक तरफ खड़े चांद कियानजी और जिया किंगक्सुन की ओर देखा। आप मेरी माँ और भाई हैं। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, चांद कियानजी अपने आंसू और नहीं रोक पाए। चांद कियानजी एम को लगा जैसे उसका जीवन एक सपने की तरह हो, जिसका पहला आधा हिस्सा एक बुरा सपना दुष्स्वप्न था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी, जिसे वह इतना प्यार करती थी, अचानक सो जाएगी और कभी नहीं उठेगी। जब वह उठी जागी तो उसे पता चला कि उसकी बेटी तो उसकी बेटी थी ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाई मिक्सू की बेटी थी। चांद कियानजी को अब समझ आ गया था कि बाई मिक्सू जिया किंगहान के प्रति इतनी दयालु अच्छी क्यों थी। पता चला कि वह जिया किंगहान की असली पहचान पहले से ही जानती थी। जब उसे सच्चाई का पता चला तो चांद कियानजी को लगा कि उसका दिमाग सुन्न खाली हो गया है और उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई है। उसने सोचा था कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब जिया किंगक्सुन ने बाई मिक्सू और जिया किंगहान का डीएनए टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाया तो उसे एहसास हुआ कि यह सच था। अगर जिया किंगक्सुन पास नहीं खड़ा होता तो वह शायद बेहोश ही हो जाती। अगर जिया किंगहान उसकी बेटी नहीं थी तो उसकी अपनी बेटी कहाँ थी? वह कहाँ गई? चांद कियानजी के गुस्से भरे सवालों का इंतजार किए बिना बाई मिक्सू ने जल्दी से सच्चाई बता दी। तब उसे एहसास हुआ कि निशा शर्मा ही उसकी बेटी थी। निशा शर्मा, वह खूबसूरत लड़की जिसे उसने पहले कंपनी में देखा था, तो वह उसकी असली बेटी थी। बाई मिक्सू की सफाई व्याख्या के बाद ही चांद कियानजी आखिरकार उस समय की स्थिति को समझ पाए। उसकी खुद की बेटी को बाई मिक्सू ने बदल दिया था और उसकी जगह जिया किंगहान को रख दिया था। उसकी असली बेटी ने इतने सालों तक दुख झेले थे। अगर उसका शरीर इसे सह सकता, उसमें ताकत होती, तो चांद कियानजी ने बाई मिक्सू के खिलाफ पहले ही कोई कदम उठा लिया होता, उस पर हमला कर दिया होता। बाई मिक्सू बहुत ही शातिर खतरनाक थी। उसने हमेशा बाई मिक्सू को अपना दोस्त क्यों माना? यह इंसान तो बहुत ही खौफनाक भयानक निकली। यह एक बुरा सपना था। सौभाग्य से उसकी असली बेटी वापस आ गई थी, जिंदा और बिल्कुल ठीक, और वह बहुत खूबसूरत भी थी। अपने सामने निशा शर्मा को देखकर चांद कियानजी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर निशा शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ओम, कृपया मत रोइए। उसे खुद रोना पसंद नहीं था, लेकिन उसे दूसरों का रोना भी पसंद नहीं था, और रोने वालों को सांत्वना देना तो उसे बिल्कुल नहीं आता था। हालांकि चांद कियानजी उसकी सगी जैविक माँ थी और उसी के लिए रो रही थी, इसलिए वह उस पर चिल्लाकर ये तो नहीं कह सकती थी कि मत रो, है ना माँ, मत रो। जिया किंगक्सुन ने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें पुचकारते हुए कहा, हमें आपकी बेटी मिल गई है। आपको खुश होना चाहिए। अपनी माँ को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर जिया किंगक्सुन की भावनाएं मिश्रित उलझी हुई थीं। जब जिया किंगहान जागी तो वह इतनी जल्दी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। जिया किंगहान की तबीयत ठीक होने तक इंतजार करना बेहतर होता। अप्रत्याशित रूप से बाई मिक्सू की अंतरात्मा जाग गई और उसने पहले ही कहानी सच्चाई बता दी। ये साबित करने के लिए कि बाई मिक्सू सही थी, उसने वह पहचान एवं प्रमाण पत्र निकाल लिया जो उसने पहले बनवाया था। अपनी माँ को इस मामले में यकीन दिलाने के लिए आवश्यक प्रमाण के अलावा उसने कुछ नहीं कहा। उदाहरण के लिए, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि जिया किंगहान का असली पिता उसका अपना पिता शिया जून था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर इस बात का खुलासा हुआ तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक पाला और प्यार किया, वह उनके पति और उसकी प्रेमिका लव से पैदा हुई थी, और उसने उनकी अपनी बेटी की जगह भी ले ली थी। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई सामान्य इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमज़ोर चांद कियानजी की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए जिया किंगक्सुन केवल इसे सहन बर्दाश्त ही कर सकता था। वैसे भी अब जो किया जाना चाहिए था वह ये था कि वे जिया किंगहान को जाने दें और उसकी बहन को वापस ले आएं। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन निशा शर्मा होगी। क्या इतनी खूबसूरत और बेहतरीन लड़की सच में उसकी बहन हो सकती है? इससे भी ज़्यादा अद्भुत बात यह थी कि वह इतने गरीब खराब माहौल में पली बड़ी थी, फिर भी वह जिया किंगहान से कहीं ज़्यादा बेहतरीन उत्कृष्ट थी।
सांत्वना मिलने के बाद चांद कियानजी का रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसने निशा शर्मा का हाथ कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि वह फिर कहीं गायब न हो जाए। इतना अनमोल प्यारा महसूस करने पर निशा शर्मा का दिल पसीज नरम पड़ गया। अब उसे चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत से लोग थे। उसके दोस्त थे, एक प्रेमी था और फैंस प्रशंसक थे, इसलिए अब उसे अपने माता पिता के स्नेह प्यार की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि ये सच था कि चांद कियानजी उसकी इतनी परवाह करती थी, इस बात ने भी उसके दिल को गर्माहट सुकून दी। दूसरों का उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण बुरा होने से बेहतर था कि वे उसके प्रति दयालु अच्छे हों। चांद कियानजी चाहती थी कि निशा शर्मा उसे मां कहकर बुलाए, लेकिन वह जानती थी कि अभी बहुत जल्दी है। इसलिए वह केवल अपनी जल्दबाजी उत्सुकता को रोक सकती थी और निशा शर्मा को देखकर मुस्कुरा सकती थी। मैं तुम्हारा भाई हूं, जिया किंगक्सुन। जिया किंगक्सुन भी थोड़ा नर्वस, घबराया हुआ था। वह कई सालों से व्यापारिक दुनिया बिजनेस में था, लेकिन इस तरह की चीज स्थिति के सामने वह भी शांत नहीं रह सका। नमस्ते, निशा शर्मा ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। एक माँ और भाई अचानक सामने आ गए थे और उसने इतने विनम्र औपचारिक तरीके से प्रतिक्रिया दी थी। जिया किंगक्सुन उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश था, लेकिन निशा शर्मा ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया, जो पहले से ही एक अच्छी शुरुआत थी। ये सोचकर उसने फिर से बाई मिक्सू की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। जिया किंगहान उसकी बहन थी। हालांकि उनकी माँ एक नहीं थी, लेकिन वे एक साथ पले बड़े थे, इसलिए उनका रिश्ता ऐसा वैसा नहीं था। नतीजतन वह जिया किंगहान के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। वह केवल इतना चाहता था कि वह उसकी बहन के रूप में अपनी स्थिति पहचान छोड़ दे। हालांकि इन सब की सूत्रधार जड़ बाई मिक्सू के लिए बात समान नहीं थी। अगर बाई मिक्सू न होती तो उन्हें इन सब से नहीं गुजरना पड़ता और उसकी बहन ने इतने सालों तक दुख नहीं झेले होते। जब उसने उस बात सच्चाई के बारे में सोचा जो उसे पता चली थी, तो जिया किंगक्सुन को और भी ज्यादा दर्द हुआ। अगर निशा शर्मा ने इन सभी वर्षों में एक अच्छा जीवन जिया होता तो उसका दिल इतना नहीं टूटता। हालांकि उसने पहले बहुत मुश्किल जीवन जिया था। वह फास्ट फूड रेस्तरां में मांस मीट खाने का खर्च भी नहीं उठा सकती थी। इस बीच जिया किंगहान को सिर पर बिठाकर लाड़ प्यार से रखा गया था और वह जो चाहती थी खाती थी। ये सब बाई मिक्सू की वजह से था। हालांकि निशा शर्मा ने बाई मिक्सू की शर्तें मान ली थीं और उसे माफ कर दिया था, लेकिन जिया किंगक्सुन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। इन सभी वर्षों में उसने सभी की भावनाओं के साथ धोखा किया था और साथ ही निशा शर्मा को इतना दयनीय भी बना दिया था। अगर उसने उसे माफ कर दिया तो वह शिया परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। जिया किंगक्सुन की ठंडी आंखों का सामना करते हुए बाई मिक्सू का दिल कांप उठा। वह जानती थी कि जिया किंगक्सुन निश्चित रूप से कुछ अलग और भी जानता था। जिस तरह से उसने उसे पहले देखा था वह बहुत ही अजीब था। फिर भी इस समय उसकी कुछ कहने की हिम्मत कैसे हो सकती थी। इसके अलावा जब वह पहले सच्चाई बता रही थी तो उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। हालांकि जब उसे सच में इस तरह के रवैये का सामना करना पड़ा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ओह हाँ, तुम्हारे पिता एक व्यापारिक यात्रा बिजनेस ट्रिप पर विदेश गए हैं और अभी तक इस मामले के बारे में नहीं जानते हैं। जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें इस मामले के बारे में बता दूंगी, चांद कियानजी ने निशा शर्मा को समझाया। निशा शर्मा ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपना सिर हिलाया। उसे अपने तथाकथित सो कॉल्ड पिता के लिए कोई भावना नहीं थी। इसके अलावा जहां तक वह जानती थी, शिया जून एक अच्छा इंसान नहीं था। ये सच में बहुत अप्रिय बुरी बात था कि उसका पिता शिया जून था। हालांकि निशा शर्मा ने कुछ नहीं कहा। वह कोई आम टीनेज किशोर लड़की नहीं थी। अगर उसका मन नहीं था तो उसे उससे जुड़ने संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं थी। बेबे एम, चांद कियानजी ने सावधानी से पुकारा। ओह, मैंने देखा कि हर कोई तुम्हें बेबे कहकर बुलाता है। अगर मैं तुम्हें बेबे बुलाऊं तो कोई बात तो नहीं। चांद कियानजी के सतर्क रवैये पर निशा शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ। चांद कियानजी ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। तो मैं तुम्हें बेबे कहकर बुलाऊंगी। बेबे, तुम अब कहाँ रहती हो? क्या तुम हमारे साथ शाही राजधानी वापस आना चाहती हो? निशा शर्मा एक पल के लिए जंप रुक गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। मेरे पास रहने की जगह है, मैं शाही राजधानी नहीं जाना चाहती। निशा शर्मा एम के इनकार के कारण चांद कियानजी एम का चेहरा फिर से स्याह गंभीर पड़ गया। वह शाही राजधानी एम वापस जाने को तैयार नहीं थी। इसका मतलब उसने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। निशा शर्मा निश्चित रूप से उसकी देखभाल न करने के लिए उससे नाराज होगी। हालांकि ये सच था। अगर उन्होंने उस समय इतनी लापरवाही और असावधानी नहीं बरती होती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। उनके और निशा शर्मा के बीच 18 साल बर्बाद हो गए थे। 18 साल। निशा शर्मा एक खूबसूरत महिला बन चुकी थी और अब उसे उनकी देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सोचकर चांद कियानजी के आंसू फिर से छलक पड़े।
मत रो। निशा शर्मा चांद कियानज़ी के इस रोने वाले स्वभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने समझाया, अगले सेमेस्टर में मैं हाई स्कूल के आखिरी साल सीनियर में होऊंगी और मुझे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा भी देना है। मुझे डर है कि अगर मैं अचानक यहाँ से चली गई तो मैं पढ़ाई में पीछे रह जाऊंगी। इस सफाई कारण ने चांद कियानज़ी के मूड को थोड़ा बेहतर कर दिया। तो तुम्हें शाही राजधानी के किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम हमेशा शाही राजधानी वापस आ सकती हो। शाही राजधानी वापस आना, इस शब्द ने निशा शर्मा के दिल को छू लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चांद कियानज़ी उसकी पहचान को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेगी। हालांकि निशा शर्मा को शिया परिवार से कोई अपनापन महसूस नहीं होता था और वह वापस नहीं जाना चाहती थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था, इसलिए वह इतनी जल्दी इस मामले को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकती थी। जब मैं खाली होऊंगी तब इस बारे में बात करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप जानती हैं, मैं अब एक स्टार हूँ। मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। इसके अलावा स्कूल कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, इसलिए मेरे पास जितना भी समय है मुझे उसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चांद कियानज़ी के चेहरे की खुशी फिर से फीकी पड़ गई। वह जानती थी कि निशा शर्मा वास्तव में बहुत व्यस्त थी और ऐसे समय में वह उस पर दबाव नहीं डाल सकती थी। जिया किंगक्सुन ने भी उन्हें समझाया, हाँ माँ, छुट्टियों के बाद उसके वापस जाने का इंतज़ार कर लीजिए। हाँ, ये सही है। चांद कियानज़ी ने सिर हिलाया। काम और पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। निशा शर्मा मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। उसके लिए वास्तव में काम और पढ़ाई उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद निशा शर्मा ने अपना सिर घुमाया और बाई मिक्सू की ओर देखा। मिस बाई, हम पहले मुआवजे क्षतिपूर्ति के मामले को निपटा सकते हैं। बाई मिक्सू ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बहुत घुटन महसूस कर रहा था। 50 लाख, हालांकि यह उसे बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बेहतर भी नहीं था। ये सारा पैसा निशा शर्मा को चला जाएगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ यह पैसा देना था। चांद कियानज़ी को देखकर, जो उसे गुस्से से देख रही थी, बाई मिक्सू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए कियानज़ी दीदी। मुझे दीदी मत बुलाओ, चांद कियानज़ी ने उसकी माफ़ी के बीच में ही ठंडी आवाज़ में टोकते हुए कहा और आगे बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। अब से मैं तुम्हें और किंगहान को दोबारा नहीं देखना चाहती। वह बाई मिक्सू या जिया किंगहान दोनों में से किसी को भी नहीं देखना चाहती थी। बाई मिक्सू का चेहरा सफ़ेद फीका पड़ गया और उसने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। वास्तव में वह भी जानती थी कि यह स्थिति ही सबसे अच्छी थी। अगर उन्होंने पहले इस समस्या सच्चाई का खुलासा किया होता तो न तो उसे और न ही जिया किंगहान को कोई अच्छी डील समझौता मिल पाती। उस समय अगर कोई बदला नहीं लिया जाता तो यही किस्मत की बात होती, किसी डील की तो बात ही छोड़ दें। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने माफ़ी मांगने और सच्चाई बताने की पहल की थी कि इतना शांतिपूर्ण समाधान निकल पाया। इसलिए बाई मिक्सू केवल इस स्थिति को सहन ही कर सकती थी, भले ही यह कितना भी दम घोंटने वाला हो। जल्द ही बाई मिक्सू ने 50 लाख युआन निशा शर्मा के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, अपने शेयर्स निशा शर्मा के नाम कर दिए और एसवाई एंटरटेनमेंट के साथ उसका और जिया किंगहान का जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट था उसे भी खत्म कर दिया। ये सब करने के बाद वह वहाँ से चली गई। उसके जाने से पूरी एसवाई कंपनी सदमे में थी। वह बिना कुछ कहे कैसे जा सकती थी। आमतौर पर जब कोई कलाकार अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता था तो उसका कोई न कोई संकेत तो होता ही था। इसके अलावा बाई मिक्सू का रुतबा कोई छोटा नहीं था। वह ऐसे ही कैसे जा सकती थी? क्या उसे किसी और ने अपनी तरफ खींच पोंछ कर लिया था? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का क्या हुआ? लोग इस स्थिति के बारे में गपशप कर रहे थे, लेकिन वे सच्चाई का अंदाज़ा नहीं लगा सके। किसी को नहीं पता था कि बाई मिक्सू ने अचानक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर दिया, और यहाँ तक कि उसके फैंस प्रशंसक भी उलझन में थे। क्या ऐसा हो सकता था कि कुछ हुआ हो? रिपोर्टर्स, पत्रकार भी इसका कारण जानना चाहते थे। हालांकि वे बाई मिक्सू तक नहीं पहुंच सके और कंपनी का बयान ये था कि उसे कोई नया काम प्रोजेक्ट मिल गया है और दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। दोनों पक्ष ठीक थे। ये खानापूर्ति वाला ऊपरी स्पष्टीकरण बिल्कुल झूठा लग रहा था। हालांकि उनके हिस्से की कोई भी अटकलें अंदाजे मौजूदा स्थिति को नहीं बदल सकती थीं। एसवाई एंटरटेनमेंट छोड़ने के बाद बाई मिक्सू का कोई अता पता नहीं था। केवल वही नहीं, बल्कि जिया किंगहान ने भी उसका अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे गई और खुद को सबसे दूर लो प्रोफाइल रखा। मूल रूप से वह अभी भी द शाइनिंग गर्ल्स की सदस्य थी, लेकिन चूंकि वह कोमा में थी, इसलिए गर्ल ग्रुप ने धीरे धीरे उसे किनारे कर दिया था। ये सामान्य बात थी। आखिरकार वह गतिविधियों कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकती थी, इसलिए जाहिर है कि धीरे धीरे उसका उनसे नाता टूटता गया। कोई नहीं जानता था कि वह कब जागेगी और उसके लिए कौन इंतजार करता। 1 या 2 हफ्ते बीत गए और 5 लड़कियों का ग्रुप अब 4 का ग्रुप बन गया।
हालांकि 4 का ग्रुप बनने के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। ये ग्रुप, जैसा कि निशा शर्मा अपने पिछले जन्म में जानती थी, केवल 1 महीने तक ही अस्तित्व में रहा था और फिर उसमें हर तरह की समस्याएं पैदा होने लगी थीं। ये ग्रुप मूल रूप से यादृच्छिक रूप से बिना किसी योजना के बनाया गया था। सदस्यों ने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था और वे पहले भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में थे, इसलिए उनके बीच समझ तालमेल की तो बात ही छोड़ दें, कोई सद्भाव भी नहीं था। वे कैमरे के सामने बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करती थीं, लेकिन जब कैमरे की शूटिंग बंद हो जाती थी तो वे एक दूसरे के प्रति अपनी नापसंदगी नफरत को अच्छी तरह से छिपा नहीं पाती थीं। इसके अलावा पूरे ग्रुप के साथ बहुत सी चीज़ें हुईं, जैसे कि स्टाइलिंग के मुद्दे, कपड़ों को लेकर विवाद, नंबर 1 सबसे आगे कौन है इस पर बहस, और संसाधनों काम मौकों को लेकर लड़ाई। मुद्दा जो भी हो, फैंस उस पर आपस में झगड़ लड़ सकते थे। जब जिया किंगहान ग्रुप से हट गई तो यह एक तरह से भेष बदलकर आया हुआ आशीर्वाद ब्लेसिंग ही था। ग्रुप के बाकी लोगों ने इतना भयंकर और भद्दा तमाशा खड़ा किया, लेकिन वह इसमें नहीं फंसी। हालांकि चूंकि वह कैमरे पर नहीं आती थी और उसकी कोई गतिविधि नहीं थी, इसलिए उसकी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी धीरे धीरे खत्म हो गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत में इतने सारे खूबसूरत पुरुष और महिलाएं थीं। जब उसका कोई प्रमोशन प्रचार ही नहीं हुआ तो उसके फैंस स्वाभाविक रूप से उससे दूर चले गए। ये जानकर कि उसने कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, फैंस ने हंगामा किया। हालांकि फैंस की संख्या कम होने और अन्य चीज़ों के ज़्यादा हॉट ट्रेंडिंग होने के कारण उसकी खबर जल्दी ही दब गई। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद जिया किंगहान और क्या कर सकती थी? लोगों ने अटकलें लगाईं, क्या वह इंडस्ट्री छोड़ने वाली है? उसके स्कूल के छात्र भी तब उलझन में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि उसने किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र तबादला करा लिया है। ये पहले से ही उसका सीनियर ईयर हाई स्कूल का आखिरी साल था और उसने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लिया था। जब तक वह इंटरनेट पर दोबारा नजर आई तब तक मध्य सितंबर आ चुका था। गार्डन ऑफ यूथ की शूटिंग जुलाई में शुरू हुई, अगस्त के मध्य में शूटिंग पूरी हुई, 1 महीने तक पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में रही, सितंबर के मध्य में प्रमोशन शुरू हुआ और फिर अक्टूबर में इसका प्रसारण ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, जहाँ फास्ट फूड कल्चर चीज़ों को तेज़ी से निपटाने की आदत प्रचलित था, ऐसी गति स्पीड बहुत तेज़ थी। क्या इतनी तेज़ी से बनाया गया ड्रामा सीरियल अच्छा हो सकता था? हालांकि यह एक अर्बन आइडल ड्रामा शहरी पृष्ठभूमि वाला सीरियल था, जिसका मतलब था कि कोई सेट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसकी जल्दी शूटिंग होना सामान्य बात थी। प्रमोशन शुरू होने के बाद शिशुहांग और निशा शर्मा के फैंस इतने उत्साहित थे कि उन्हें केवल उन दोनों के लिए ही इसे देखने जाना था। प्रीव्यू क्लिप ट्रेलर देखने के बाद लोगों को लगा कि यह बुरा नहीं है। कम से कम वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स और सेट्स काफ़ी अच्छे थे। कलाकार और उनकी एक्टिंग, अभिनय भी अच्छी थी। बस एक ही बात थी कि मुख्य अभिनेत्री फीमेल लीड जिया किंगहान थी, जिसने लोगों को निशब्द अवाक कर दिया। अगर निशा शर्मा मुख्य अभिनेत्री होती तो कितना अच्छा होता। हालांकि शो सीरियल का प्रसारण शुरू होने के बाद हर कोई जिया किंगहान को भूल गया था। हालांकि फीमेल लीड जिया किंगहान थी, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे चमकदार शानदार हिस्सा अभी भी निशा शर्मा का ही था। वह एक रानी क्वीन थी। शिशुहांग के साथ उसके दृश्य सीन बहुत ही इंटेंस, गहन, जबरदस्त थे। यह एक खूंखार दबंग रानी और एक युवा स्टड आकर्षक लड़के की बेहतरीन जोड़ी थी। पहले फैंस को छोड़कर लोगों को गार्डन ऑफ यूथ से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। इतनी तेज़ी से बनाया गया कौन सा शो अच्छा हो सकता था? हालांकि शो का प्रसारण शुरू होने के बाद इसने तेज़ी से टीआरपी रेटिंग का तहलका मचा दिया। हालांकि शो की कहानी, प्लॉट थोड़ी भयानक बकवास थी, लेकिन यह मनोरंजक थी, इसे मज़े से देखा जा सकता था। इस आइडल ड्रामा ने सभी के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। ये तब था जब लोगों को एहसास हुआ कि एक बकवास शो भी बहुत लत लगाने वाला हो सकता है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में ही इसे पूरा देख लिया है। शो के अभिनेताओं, एक्टर्स को दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। यहाँ सबसे लोकप्रिय शिशुहांग था, जिसने पुरुष मुख्य भूमिका मेल लीड शांगगुआन चेंग का किरदार निभाया था, और निशा शर्मा, जिसने महिला सहायक भूमिका फीमेल सपोर्टिंग रोल यू कियानजियांग का किरदार निभाया था। इसके अलावा लोगों ने यू कियानजियांग के किरदार को ज़्यादा पसंद किया। वह दबंग थी, एक टॉप स्कॉलर मेधावी छात्रा थी, उसका आभामंडल और बहुत शक्तिशाली था और वह बहुत ही प्रभावशाली थी। उसी के जैसा दबंग मेल लीड मुख्य अभिनेता उसके सामने उतना शक्तिशाली, दमदार नहीं लगता था। उसके सामने आते ही शांगगुआन चेंग थोड़ा बचकाना लड़कों जैसा हो जाता था और अपने दबंग रूप का एक अंश भी नहीं दिखाता था। यू कियानजियांग कितनी हैंडसम है, बस हैंड्स, मुझे लग रहा है कि मैं उसके लिए गे हो जाऊंगी। कियानजियांग दीदी, ओ मेरा प्यार, मुझे अपने वश में कर लो और बिगाड़ दो। वह सच में एक शाही रॉयल महिला है, कितनी हैंडसम।
बेई दीदी सच में बेई दीदी है, यहाँ तक कि वह जो भूमिका निभाती है वह भी बहुत हावी, डोमिनेंट और बहुत हैंडसम है, और बेई दीदी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। शिशुहांग कितना क्यूट है, हाँ, खासकर बेई दीदी के सामने वह बहुत ही सौम्य और प्यारा है। मुझे इस ड्रामा से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं इसे थोड़ी देर देखूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में अच्छा होगा। हालांकि कुछ कहानी थोड़ी हास्यास्पद थी, लेकिन ये काफ़ी भावुक इमोशनल भी थे, इसलिए अगर आपके पास समय है तो जाकर इसे देखें। आप निराश नहीं होंगे। मुझे मेल लीड और फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस एक साथ पसंद है। मेल लीड फीमेल लीड मुख्य अभिनेत्री के साथ क्यों रहना चाहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फीमेल लीड जिया किंगहान है। ऐसा लगता है कि वह काफ़ी समय से गायब है, और यहाँ तक कि उसका ब्लॉग भी अपडेट नहीं हुआ है। क्या उसने इंडस्ट्री छोड़ दी है? मुझे परवाह नहीं कि उसने छोड़ दिया है या नहीं, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में, उसका किरदार स्पष्ट रूप से एक मजबूत इंसान का है, लेकिन उसने एक नखरेबाज ईर्ष्यालु लड़की की तरह एक्टिंग की। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा। उसके ओवर एक्टिंग करने के तरीके को देखो। जिया किंगहान और बेई दीदी को एक साथ रखना पूरी तरह से कुचलने क्रशिंग जैसा है। मुझे कमेंट करने में भी शर्म आ रही है। जिया किंगहान की एक्टिंग स्किल्स फीमेल लीड मुख्य अभिनेत्री के किरदार की बर्बादी है। मुझे यू कियांजियांग का व्यक्तित्व पर्सोना पसंद है। वह शक्तिशाली और स्पष्ट डायरेक्ट है, और मुझे लगता है कि शांगगुआन चेंग सच में उसके प्यार में पागल है, इसीलिए वह अवचेतन रूप से उसके प्रदर्शन अंदाज की नकल करता है। सहमत, शांगगुआन चेंग यू कियांजियांग से इतना प्यार करता है कि वह उसके दबंग व्यक्तित्व की नकल करता है। हालांकि जब असली रूप ओरिजिनल वर्जन सामने आता है तो फर्क साफ देखा जा सकता है। जब शांगगुआन चेंग और चूटोंग एक साथ होते हैं तो उनके बीच कोई केमिस्ट्री नहीं होती। मैं कहानी प्लॉट देख रहा हूं, उसे छोड़ो। क्या किसी और को भी लगता है कि जिया किंगहान और बाई माइकजू एक जैसी दिखती हैं? तस्वीर। मुझे लगता है मैंने सुना है कि वे माँ बेटी हैं। क्या तुम पागल हो? अफवाहें फैलाना बंद करो। इंटरनेट इस ड्रामा को लेकर चर्चाओं से भरा हुआ था, और वे स्पष्ट रूप से बंटे हुए थे। जिया किंगहान को लगभग सभी नकारात्मक नेगेटिव रिव्यू समीक्षाएं मिले, जिनमें कुछ सच में बहुत भयानक घटिया थे। शिशुहांग और अन्य पुरुष अभिनेता कई किशोर टीनेज लड़कियों के दिलों पर कब्जा करने में कामयाब रहे, और उनकी लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वह निशा शर्मा थी, जो हर किसी को अपनी एक्टिंग स्किल्स, अभिनय कौशल दिखाने में कामयाब रही, और उसे सर्वसम्मति से सबकी तारीफ मिली। उसी समय उसके दबंग और शाही आभामंडल ऑरा ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। वह युवती, जो हाल ही में वयस्क बालिग हुई थी, तेजी से कई लोगों के दिलों का मेल गॉड सपनों का राजकुमार बन गई थी, और यहाँ तक कि उसे मेल लीड मुख्य अभिनेता बनाने की मांग भी होने लगी थी। पहले हर कोई केवल निशा शर्मा के गाने और डांस नृत्य के कौशल स्किल्स से प्रभावित था। अब हर कोई जानता था कि वह एक अच्छी अभिनेत्री एक्ट्रेस भी थी, या यूं कहें कि उसकी एक्टिंग स्किल्स शानदार बेहतरीन थीं। यू कियांजियांग के किरदार का व्यक्तित्व एकदम परफेक्ट था, खूबसूरत, मजबूत और हर तरह से परिपूर्ण परफेक्ट। इस तरह का परफेक्ट रोल भूमिका अगर अच्छी तरह से नहीं निभाया जाता तो इसे मैरीसू अवास्तविक रूप से परफेक्ट जैसा माना जाता। हालांकि उसके अभिनय प्रस्तुति के साथ दर्शक खुद को उसे पसंद करने से नहीं रोक पाए। उसने एक दबंग और शाही रीगल लड़की की भूमिका इतने जीवंत तरीके से निभाई कि लोग खुद को उसके जादू आकर्षण में खोने से नहीं रोक सके। इस ड्रामा के युवा अभिनेता लगभग सभी नए चेहरे न्यूकमर्स थे। आखिरकार यह एक आइडल ड्रामा था, और रूप रंग लुक्स महत्वपूर्ण थे। हालांकि अच्छे दिखने वाले चेहरों को देखने के साथ साथ लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स, अभिनय कौशल भी देखना चाहते थे। अगर एक्टिंग अच्छी ना हो तो ये लोगों को शर्मिंदा, असहज महसूस कराती है। पूरी कास्ट में निशा शर्मा की एक्टिंग स्किल्स सबसे अच्छी और सबसे परिपक्व मैच्योर थीं, और पूरी तरह से एक अलग ही स्तर पर थीं। उसकी मौजूदगी में हर किसी की नज़र उसी पर टिकी रहती थी। वह हर किसी को ये दिखाने में कामयाब रही कि एक रानी क्वीन होने का क्या मतलब होता है। हर कोई कहता था कि अगर उनके जीवन में कभी ऐसी परफेक्ट लड़की हुई तो वह निश्चित रूप से उसी के जैसी होनी चाहिए। अपने पिछले जन्म में इस ड्रामा की शूटिंग करने के कारण शिशुहांग की लोकप्रियता पॉपुलैरिटी आसमान छू गई थी। इस बार निशा शर्मा ने उसकी काफ़ी लोकप्रियता साझा की, छीन ली, बांट ली। जब वह और जिया किंगहान एक साथ होते थे तो लोग उसे शिशुहांग को देखते थे। हालांकि जब वह निशा शर्मा के साथ होता था तो लोग निशा शर्मा को देखते थे। अगर यह कोई और अभिनेता होता तो इस मामले की वजह से निशा शर्मा से नाराज होना आसान था। हालांकि वह ऐसा नहीं था। निशा शर्मा ही वह थी जिसने उसकी जान बचाई थी। इसलिए शो के एक प्रमोशनल इवेंट प्रचार कार्यक्रम के दौरान शिशुहांग ने कबूल किया कि उसे भी यू कियांजियांग का किरदार पसंद था, और उसने कहा कि वह खुद निशा शर्मा के लायक नहीं है। ये बयान हर किसी का ध्यान खींचने में कामयाब रहा, और इसने कई बहसों चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया।
उसके फैंस को लगा कि वह खुद को कम आंक रहा है और निशा शर्मा को बहुत ज़्यादा तवज्जो महत्व दे रहा है। हालांकि कोई भी नोकझोंक बहस निशा शर्मा के साथ उसकी दोस्ती को प्रभावित नहीं कर सकी। अनजाने में ही सही, निशा शर्मा की लोकप्रियता एक और स्तर ऊपर चढ़ गई थी और वह आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर एक वायरल स्टार बन गई थी। उसका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इस ड्रामा की मुख्य अभिनेत्री लीड एक्ट्रेस के रूप में जिया किंगहान को ज़्यादा ध्यान अटेंशन मिलना चाहिए था। हालांकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत उल्टी थी। मुख्य किरदार ठीक लग रहा था, लेकिन दर्शकों को खुश करने वाले इस किरदार को निभाने के लिए उसकी एक्टिंग स्किल्स काफ़ी नहीं थीं। इससे दर्शकों ने उसे नापसंद ही किया। इसके अलावा उसने प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ सकती थी। इसलिए जब गार्डन ऑफ यूथ का प्रसारण खत्म हुआ तो बाकी सभी की लोकप्रियता और फैंस की संख्या बढ़ गई, लेकिन उसकी लोकप्रियता में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसे हर किसी ने भुला दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत की याददाश्त बहुत छोटी होती है। एक बार जब आप लंबे समय तक दिखाई नहीं देते तो हर किसी के द्वारा आसानी से भुला दिए जाते हैं। जब उसका दोबारा जिक्र हुआ तो वह तब था जब शाइनिंग गर्ल्स ग्रुप टूट गया, डिसबैंड हो गया, जो कि 6 महीने बाद की बात थी। गर्ल ग्रुप पहले से ही परेशानी में था। हर तरह की नकारात्मक खबरें, नेगेटिव प्रेस थी और ग्रुप बस एक साथ नहीं रह सका। जब गर्ल ग्रुप टूटा तो जिया किंगहान का नाम फिर से सामने आया, लेकिन ये नाम केवल थोड़ी देर के लिए ही सामने आया और फिर जल्दी ही पीछे छूट गया। गर्ल ग्रुप के टूटने के साथ ही जिया किंगहान का नाम भी हर किसी की यादों से गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह मर गई है, कुछ ने कहा कि वह मरी नहीं है, बस उसने इंडस्ट्री छोड़ दी है। कुछ ने कहा कि वह देश छोड़कर चली गई है। केवल निशा शर्मा ही जानती थी कि जिया किंगहान और बाई मिक्सू सच में देश छोड़कर जा चुकी थीं। उसके लिए यह अकल्पनीय, अविश्वसनीय था कि वे समझदार निकली और इतनी जल्दी चली गईं। हालांकि जब जिया किंगहान देश छोड़कर गई तो वह अपने पीछे एक मुसीबत गड़बड़ छोड़ गई, कियाओ हाओमिंग। कियाओ हाओमिंग और जिया किंगहान पहले एक दूसरे के मंगेतर थे। उन दोनों का रिश्ता इतनी जल्दी तय होने का कारण दोनों परिवारों के बीच की दोस्ती थी। शिया जून जवानी में कियाओ वेयुएल से मिला था और उन दोनों ने शराब के नशे में धुत होकर अपने अजन्मे बच्चों की शादी करने की पुश्तैनी रस्म कसम निभा दी थी। उसके बाद जिया किंगहान और कियाओ हाओमिंग बचपन में एक साथ खेलते थे। इस रिश्ते के साथ दोनों का मंगेतर बनना स्वाभाविक सी बात हो गई थी। हालांकि अब जब ये साबित हो गया था कि जिया किंगहान की पहचान नकली है और वह शिया परिवार की बेटी नहीं है, तो वह कियाओ हाओमिंग की मंगेतर कैसे रह सकती थी। निशा शर्मा शिया परिवार की असली बेटी थी, तो क्या कियाओ हाओमिंग की मंगेतर को भी बदला नहीं जाना चाहिए था। निशा शर्मा ने इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने बहुत पहले ही कियाओ हाओमिंग की असलियत चरित्र देख ली थी। उसके साथ रहना, उफ घिनौना। जिया किंगहान पहले कियाओ हाओमिंग को पसंद करती थी और कियाओ परिवार की दौलत और ताकत भी ललचाने वाली थी, इसलिए वह रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थी। अब निशा शर्मा शिया परिवार की बेटी बन गई थी, तो क्या शादी के इस वादे कॉन्ट्रैक्ट को उसे निभाना था। ये बहुत ही हास्यास्पद बकवास था। निशा शर्मा ने सख्ती से इनकार कर दिया। इसके अलावा वह शिया परिवार में वापस नहीं जाना चाहती थी। अगर चांग कियानजी और जिया किंगक्सुन उससे इतनी बार मिलने नहीं आते और उसके साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आते, तो वह शिया परिवार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अपने माता पिता को ढूंढना तो बस उसके जुनून जिद का एक छोटा सा बचा हुआ हिस्सा था। अब जब उसने अपने माता पिता को ढूंढ लिया था और उसे पता चल गया था कि उसे छोड़ा त्यागा नहीं गया था, तो उसका बचा खुचा जुनून भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके बाद वह एक बिल्कुल नई निशा शर्मा थी। वह किसी भी कीमत पर खुद को एक नए गड्ढे मुसीबत में नहीं गिरने देगी। जबकि उसे कियाओ हाओमिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वहीं कियाओ हाओमिंग को उसमें दिलचस्पी होने लगी थी। शुरुआत में जिया किंगहान की असली पहचान के बारे में जानकर कियाओ हाओमिंग भी हैरान रह गया था। जब उसे सच्चाई का पता चला और यह कि उसकी असली मंगेतर निशा शर्मा है, तो उसके दिल में हलचल होने लगी। जिया किंगहान अच्छी थी, लेकिन निशा शर्मा उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर थी। चाहे वह चेहरा हो, शरीर, फिगर हो या कुछ और, निशा शर्मा हर मायने में जिया किंगहान से आगे थी। पहले निशा शर्मा की सबसे बड़ी कमी उसका परिवार था। हालांकि अब निशा शर्मा शिया परिवार की बेटी बन गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कमी अब मौजूद नहीं थी। अब वह उसके लायक हो सकती थी। कियाओ हाओमिंग ने विदेश जा चुकी जिया किंगहान से जल्द ही नाता तोड़ लिया और वह निशा शर्मा को अपना बनाने पर आमादा तुला हुआ था। इस तरह के बदलाव ने निशा शर्मा को भी दंग कर दिया। वह पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी। जब उसने पहली बार कियाओ हाओमिंग को अपने पास आते और बड़े घमंड, एहसान जताने वाले अंदाज से यह कहते हुए देखा कि वे एक साथ रह सकते हैं, तो निशा शर्मा सदमे में थी। उसका दिमाग खराब हो गया था, है ना? वरना उसे ऐसा क्यों लगा कि वह निशा उसे पसंद करेगी।
वह पहले जिया किंगहान के प्यार में पूरी तरह पागल माना जाता था और अब वह उसके निशा के प्यार में था। इस लड़के को सच में लगता था कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है ना? चूंकि हम असली मंगेतर हैं तो हमें निश्चित रूप से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना मजबूत करना चाहिए। कियाओ हाओमिंग के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। मैंने रोज रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। चलो वहां चलते हैं। ये कियाओ हाओमिंग के अपने मूल शब्द थे जिन्होंने निशा शर्मा को निःशब्द अवाक कर दिया था। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आए? ओह, दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ। निशा शर्मा ने उसकी कोई परवाह नहीं की, वह मुड़ी और वहां से चली गई। कियाओ हाओमिंग ने उसका पीछा नहीं किया और उसके बाद वह कुछ समय तक नजर नहीं आया। निशा शर्मा ने सोचा कि वह पीछे हट गया है, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब कुछ समय बाद उसने कियाओ हाओमिंग को फिर से देखा। इस बार यह उसका सगा जैविक पिता शिया जून था जिसने उन्हें मिलवाया था।